हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक एम्पायर के बारे में। तुगलक एम्पायर तो क्या, तुगलक डायनेस्टी ही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं, क्योंकि ये कोई छोटी वीडियो तो नहीं होने वाली है, थोड़ी अच्छी वीडियो रहेगी और काम की चीज़ें इसके अंदर एक्चुअली बहुत रहेंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर सबसे लंबी डायनेस्टी अगर मैं देखता हूँ दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो तुगलक डायनेस्टी ही है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इस बार के मेंस के अंदर भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारी तमाम वो चीज़ें जो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस, वो मेरे हाल पे आप छोड़ दीजिए, मैंने सारा कर लिया है। यही कारण है कि हर सेशन में इतनी मेहनत लग रही है, इतना जोर लग रहा है कि भैया इतना कोई पेड कोर्स में भी नहीं लगाता जितना मैंने यहां पे लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये पीडीएफ वगैरह की जो लोग पीडीएफ के भूखे हैं, पहले वो तो निकल जाओ पीडीएफ का देख के कहां से मिलेगी। तो फ्री कोर्स के अंदर आप जाएंगे और वहां पे एसएससी सीजीएल पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको हनुमान सीरीज मिल जाएगी। तो यही जो है यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल रेगुलर में हो रही है, डेली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, और जो अपनी क्लासेस चलती हैं वो मंडे ट्यूसडे जो है ऑफ रहता है यूजुअली। अगर कभी कुछ प्लान में चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूं, तो वहां पे आप मेरे साथ एक्टिव रहिए, टेलीग्राम जीवी विटमोवर पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड इसके अलावा अगर किसी को पेड कोर्स में जाना है तो ये हमारा पेड कोर्स है जीके का रामबाण 2.0। यहां पे जाके आप पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, राम कोड यूज कर लेना, या फिर एक कोड है रिपब्लिक, REPUBLIC, यहाँ से आपको जो है ऑफ मिल जाएगा और अच्छा खासा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो बच्चा पढ़ना चाहता है। ठीक है भाई, और नोट्स बनाने नहीं है, नोट्स की जगह पे आप हमारी डायरेक्टली बुक रेफर कर सकते हैं। चलो अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो है आपका पढ़ाई का इंतजार कर रहे होगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल ठोको ठोको लाइक ठोको, सब चीजें अवेलेबल करवाऊंगा। आप लोग देख ही रहे होगे, मेहनत कर रहा हूं और वो मेहनत यहां पे आपको दिखाई भी दे रही है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी लोग की ट्रैकिंग आईडी वगैरह 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 ब्ला 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 है, सब डाल दिया है टेलीग्राम पे, प्लीज जाके उसको चेक कीजिएगा, वहां से आपका सारे के सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एंड इसके अलावा नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, ये जो 2 बुक्स मैंने बताई है केवल यही पढ़नी है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। अननेसेसरी के नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और कंटेंट भी बहुत ज्यादा अपने को पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो कॉन्टेक्स्ट हमारा खत्म होता है वो होता है खिलजी पे। आप देखो कि खिलजी एम्पायर का जो अंत है, उसका जो अंत है तुगलक का वही आरंभ है ना। बोला सुना है ना आपने, अंत ही आरंभ है। तो बस वही वाली चीज है कि किसी का अंत तो किसी का आरंभ हो जाता है। अब यहां पे आप देखो खेल कैसे बदलने वाला है। देखो खिलजियों के अंदर जो है ना, बेशक से अलाउद्दीन खिलजी ने ऊपर से लेकिन नीचे तक पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बंगाल उतना अच्छे से कंट्रोल ये कोई भी नहीं कर पाए दिल्ली सल्तनत का। बंगाल वाले खुद को बार बार इंडिपेंडेंट करते रहते थे। ठीक है, वो बहुत ढीठ थे। और खिलजी आप देखिए कि नीचे तक बेशक से जीत गया है, लेकिन नीचे वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो वरंगल वाले हों, ककातियाज हों, है ना, या फिर होयसलाज हों, ये जितने भी नीचे वाले लोग थे ना, या चोलाज हो, है ना, तो ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते रहते थे, है ना। जैसे ही वो खिलजी यहां से जीत के गया, मलिक कफूर ने अपनी पीठ घुमाई, है, 6 महीने साल भर होता था और ये नीचे वाले लोग जो है खुद को फिर से इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे। और यहाँ पे जितना अत्याचार और बर्बरता खिलजी के राज में थी, उतना तो भैया पूरी दिल्ली सल्तनत में किसी ने ना किया होगा। इसने तो अलग ही लेवल की तबाही मचा रखी थी, और वो जो तबाही क्या थी, बेसिकली वो कन्वर्शन की तबाही ज्यादा थी। उसे सभी को ही इस्लामिक बनाना था, उसका अलग ही लेवल चल रहा था। ठीक है भाई, लेकिन आप देखिए कि अब वो इतना ज्यादा बर्बरता का रूल जो चल रहा है, ये हम नहीं बोलते हैं, ये उसी के खुद के इतिहासकार आप देखेंगे तो वो खुद ही बोल रहे हैं उसके मरने के बाद ये सब बातें, है ना, कि ऐसा ऐसा चीजें चला करती थी। अब देखो कि खिलजी की डेथ के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी 1000 दिनारी के बारे में, मलिक कफूर के बारे में, कि जैसे ही खिलजी का बेटा जो है मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है तो 1000 दिनारी उसको टॉर्चर कर करके मारता है। एक स्टोरी का वर्जन तो ये मैंने आपको बताया था, लेकिन जो मैक्सिमम वर्जन स्टोरी के बताते हैं वो दूसरे वर्जन पे अब हम बात करते हैं, लॉजिकल वर्जन पे। वो बात ऐसी है कि मुबारक शाह जो है वो गद्दी पे बैठता है, लेकिन 1000 दिनारी जो होता है उसे उसका हो जाता है, दिमाग घूम जाता है। वो पागल तो होता ही है, आपको पता ही है ना, तो वो सक पका रखा होता है। अब आप देखिए कि ये क्या कहता है, ये बोलता है कि जो अलाउद्दीन का 6 साल का बेटा है ना, शहीबुद्दीन उमर, ये बोलता है कि भैया इसको बनाएंगे हम राजा। अब आप सोच रहे हो कि इसको क्यों बनाने का, तो भैया 6 साल के बच्चे में समझ तो होती नहीं है, तो उसको गद्दी पे बिठा के खुद रूल करना चाह रहा था मलिक मनी या फिर मलिक कफूर। ठीक है भाई, तो इसी हिसाब से अब अंत कैसे हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं कि खिलजियों का अंत कैसे होगा और तुगलकों का आरंभ कैसे होगा। ठीक है, अब जब वो देखो कि ये करने में सफल भी हो जाता है और उठा के मुबारक शाह को टॉर्चर करके वो जेल में डाल देता है, लेकिन जो मुबारक शाह के बंदे बहुत सारे खास भी होते हैं, नोबल्स जितने भी थे बहुत सारे मुबारक शाह के पक्ष में भी थे। तो और वो तो देखिए कि क्या कर रहा था, 1000 दिनारी तो आपको पता ही है नोबल्स के साथ क्या कर रहा था। तो कुल मिला के उन्होंने जो है उसको बाहर निकाल दिया था अल्टीमेटली, और मुबारक शाह ने जो है फिर
आकर मलिक मनी को मार दिया था, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली हुआ यह है कि मुबारक शाह वापस से गद्दी पे बैठता है कायदे से, ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कि मुबारक शाह जो है ये बाद में किसके द्वारा मर्डर कर दिया जाता है, ये खुसरो खान के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। तो ये जो खुसरो खान है ये आप देखिए कि गद्दी पे तो बैठता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बैठ पाता है, और इसका ये जो रियल में एक्चुअली खुसरो खान जो है ना, ये रियल इसके रूट्स जो है वो हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है हिंदूज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग जाता है अपनी कोर्ट के अंदर, इवन गुजरात वाले जो है उनको भी भैया सपोर्ट करने लग जाता है ना। तो जितने भी जगह पे हिंदू स्टेट्स हैं वहां पे ये जो है ना अच्छा खासा अपना दबदबा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब देखो कि यही बातें जो है ना टर्किश नोबल्स को पसंद नहीं आती, क्योंकि तुर्की वालों को तो ये सब अच्छी नहीं लगेगा ना, उनको क्यों, उनको तो ये चाहिए कि भैया उनके धर्म की प्रमोशन हो और उनके बारे में सब कुछ चले। लेकिन ये भाई साहब इस चीज में बहुत बढ़िया निकले, ये नहीं सुन रहे थे इस चीज के लिए। अब जितने भी नोबल्स थे वो बड़ा परेशान रहने लगे कि भैया हमारी माने तो सही है, हमारे हिसाब से चले, है ना। तो ये जो चीजें शरीयत कानून को इतना ज्यादा मतलब आप समझिए कि ये नहीं है कि कट्टरता से शरीयत कानून को लागू करवा रहे थे। तो इस एवज में ये सब क्या करते हैं, ये जाते हैं पंजाब के उस टाइम के गवर्नर, जो खिलजी के टाइम पे पंजाब का गवर्नर है, कौन है वहां पे बैठा हुआ, गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक को जाके बोलते हैं कि भैया आप ऐसा करो, ये खुसरो खान का काम तमाम करो, हम आपको बनाएंगे दिल्ली सल्तनत का नया बादशाह। तो इस हिसाब से आप देखो कि उसको न्योता आ गया है, और न्योता आने के बाद अब वो खुसरो खान से युद्ध करने जा रहा है। ये आपको बात पूरी की पूरी कहानी को समझना है, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया है, ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, इसको पढ़ लेना एक बारी। अब आप देखो कि ये सारा मैंने लिख दिया कि ये किस किस को सपोर्ट करता था। कहानी देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपको समझने की जरूरत है, ये तो फिर अब बाद में तो आप जब रीड करोगे तो आपको तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो कि जब उसके नोबल्स गाजी मलिक को बुला लेते हैं, यहाँ पे खिलजियों का गवर्नर जो पंजाब में बैठा है गाजी मलिक, उसको बुला लेते हैं हम। 1320 में ये गाजी मलिक अटैक करता है किसके ऊपर, खुसरो खान के ऊपर, और किसकी मदद लेता है, खोखर्स की। देखो यहाँ पे जाटों की भी मदद चल रही है। तो इस हिसाब से, और ये देखिए कि ये ट्राइब्समैन है खोखर जितने, ये एक तरह से मर्सेनरी की तरह भी यूज होते थे कि जब भी आप युद्ध पे जा रहे हैं तो आप इनको न्योता दे सकते हैं और इनको जो ये पैसा, और पैसे के एवज में ये आकर आपकी साथ जो है युद्ध करेंगे, ऐसे आपको समझना है। अब अल्टीमेटली आप देखिए कि खुसरो खान जो है वो यहाँ पे दो बैटल होते हैं, एक है बैटल ऑफ सरस्वती और एक है बैटल ऑफ लहरावत। ये दोनों बैटल्स के अंदर खुसरो खान की हार होती है और अल्टीमेटली इसको यहाँ से गद्दी से हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, वट एवर इज द रीजन। बट इसको जो है यहाँ से डिस्प्लेस करके अब जो है नया बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है गाजी मलिक। गाजी मलिक आते ही अपना नाम क्या रख लेता है, घ्यासुद्दीन रख लेता है। थोड़ा सा धासु नाम होना चाहिए, तो भाई ने आते ही रख लिया अपना नाम घ्यासुद्दीन, धासुद्दीन। तो यहां से जो है शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया क्या बोल रही है? पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी आ जाएगा भाई, स्पैम मत किया करो, ठीक है, स्पैम मत किया करो, पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म वगैरह सब आ जाएंगे, टेंशन मत लिया करो। तो कुल मिला के हमने ये पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट देख लिया है कि हुआ क्या है। अच्छा, जितने भी लोगों ना भाई ये लाइव देख लिया करो, बाद में जब कभी वीडियो हट जाती है फिर रोना धोना यहाँ पे मचा के रखता है हर कोई कि नहीं नहीं सर यहाँ पे दे दो, हमें दे दो, तो फिर पेड कोर्स में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो पहले लोग समझते नहीं और बाद में उनको याद आता है कि अच्छा अच्छा हमें पढ़ना भी था, है ना। पहले तो आवारागर्दी चलेगी यहाँ पे और बाद में उनको याद आएगा अच्छा हमने वो उस दिन तो क्लास पढ़ी ही नहीं। तो जब आप में डिसिप्लिन नहीं है तो मैं क्यों आपको इतनी बड़ी फैसिलिटीज दूं, है ना। तो आप देखिए कि अभी भी नहीं अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इन क्लासेस को, मैं 2-2 3-3 दिन तक छोड़ भी रहा हूं, अभी इन क्लासेस को हटा नहीं रहा हूं, फिर भी नहीं कोई पढ़ेगा, तो भैया तुम्हें कोई पढ़ा ही नहीं सकता और तुम्हारा सिलेक्शन कोई करवा ही नहीं सकता। सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो सब दोस्तों को बता दो भाई कि पढ़ लिया करो और खत्म कर दो, उसके बाद मत बोलना कि नहीं नहीं सर फिर से प्राइवेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अलाना कर दो, फलाना कर दो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ये हिंदी में लिख दे, पढ़ लेना। चलो, अब अगर मैं तुगलकों का थोड़ा सा पूरा का पूरा एक चार्ट देखना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं ना कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं, तो यहाँ पे घियासुद्दीन हो गया, फिर घियासुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद बिन आ जाएगा। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो है यही पागल राजा है, तो ये घियासुद्दीन का बेटा ही है। और इस तरीके से आप देखिए कि फिर इसी का जो है कजन है वो है फिरोज शाह। और फिरोज शाह के बारे में जानना है तो पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि भट्टिया प्रिंसेस थी जिसका ये बेटा है, और ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि फिरोज शाह तुगलक की माँ जो है वो हिंदू है, ठीक है। ये आप कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है, ये इसीलिए यहाँ पे टेबल बनाया गया। तो ये जो बंदा है ये थोड़ा सा हिंदू कल्चर की तरफ भी जो है, ऐसा नहीं है कि शरीयत कानून को नहीं मनवा रहा है, शरीयत को बहुत स्ट्रिक्टली मनवा रहा है, लेकिन हिंदूज के साथ भी इसका थोड़ा सा ठीक चल रहा है लेना देना। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो कोई है बर्बरता या कट्टरता दिखा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसकी मम्मी जो है वो हिंदू है। अब यहां से फिरोज शाह के जो है आगे बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे देखो अब बहुत सारे लोग तो आएंगे यहाँ, ठीक है, लेकिन हमें जो समझना है वो नासिरुद्दीन महमूद का ही समझना है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से जो है फाइनल जाके जो है ये अंत हो जाना है। तो इसलिए इसी लाइनेज को समझना जरूरी है। तो ये वैसे मैंने लगभग तो आपको बता ही दिया है। चलो,
हो गया, रफ रफ सारा हमने समझ लिया है इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसकी सल्तनत के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर कोई पूछ ले कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी कह लो, लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी दोस्तों तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूछता हूं कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? और ये आप बात याद रखना कि टर्क्स तक, टिल टर्क्स, है ना, यानी कि ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे, आप लोग को फिर दिक्कत आएगी। जल्दी से आप कमेंट करके ये बताइए, मैं लिख देता हूं कुछ कुछ चीजें। जितने भी आपके मामलुक हो गए, मामलुक, और मामलुक के बाद कौन आए हैं अपने? खिलजी, और ये हो गए तुगलक। तुगलक, ये जो जितने भी सारे हैं ये क्या है? आपके टर्की से बिलोंग करते हैं, टर्क्स हैं। ठीक है, इसीलिए वहां के खलीफा को जो है अपना वो मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं या प्रेसिडेंट मान रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसी ने लिखा है क्या भाई? शॉर्टेस्ट खिलजी है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मैंने एक वीडियो में शायद ये बोल दिया होगा गलती से कि शॉर्टेस्ट जो है सैयद को बोल दिया था। नहीं, वो सैयद शॉर्टेस्ट नहीं है एक्चुअली में। उसके अंदर है कि सबसे कम इंपॉर्टेंट रूलर, या फिर ये कहीं कि लेस नंबर ऑफ रूलर्स हम कह सकते हैं उसको, कि जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, या फिर उसका कह सकते हैं सैयद का शॉर्टेस्ट एरिया वाला। ठीक है, सैयद की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट एरिया, क्योंकि सैयद का राज कोई बहुत बड़ा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल छोटे से एरिया पे राज किया था। तो शॉर्टेस्ट एरिया वाइज अगर बोलेंगे तो सैयद आएगा, शॉर्टेस्ट पीरियड वाइज बोलेंगे तो खिलजी आएगा। लिख देता हूं मैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और कौन सा रह गया? शॉर्टेस्ट एरिया वाला भी बता देता हूं। शॉर्टेस्ट एरिया जो है, इस पे राज किया है सैयद ने, सैयद। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि टर्किश थी या पर्शियन थी, ये कोई बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहां पे वो टर्किश नहीं है, टर्किश नहीं है, पर्शियन है, पर्शियन है। और मुगल सल्तनत की कौन सी थी? मुगल सल्तनत की टर्किश थी, पर्शियन थी, या कोई और थी? वो भी एक बार आप कमेंट करके बताइए। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे मैप में आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि तुगलक्स जो हैं वो सबसे लंबा राज करके जा रहे हैं, और सबसे बड़े एरिया को अगर मैं देखता हूँ तो काफी सारा एरिया यहाँ पे है इनके पास। लेकिन ये एरिया देखो कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी घटता रहेगा, कभी बढ़ता रहेगा, है ना। वो डिपेंड करता है, हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता रहता है। बंगाल वाले अपना इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, इधर वाले अपना। और जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आएगा तो यहाँ पे एक नए साम्राज्य की भी स्थापना होगी, विजयनगर साम्राज्य की इस तरफ, और एक बहामनी किंगडम बनेगी यहाँ पे। और ये सब जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक को इस तरफ आने ही नहीं देंगे। अल्टीमेटली आप समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहीं तक रह जाएगा, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक रह जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है भाई, ये हटा देता हूं। हाँ, क्या दिया है इन्होंने? बिल्कुल उनकी भी, कौन कह रहा है टर्किश? टर्किश नहीं है, मुगलों की भी पर्शियन ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की भी पर्शियन है और मुगलों की भी पर्शियन ही है लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली भी मैंने बता दी, ठीक है, सब मैंने मैक्सिमम तो आपको बता ही दिया है। हाँ चलिए, तुगलक वंश में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो ग्यासुद्दीन तुगलक की हम बात करने वाले हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक का जो राजपाट है ये आप समझना 1320 से लेकर 1325 तक है, यानी केवल 5 साल तक ये राजा बन के रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं पूरी डायनेस्टी की बात करता हूं तो 1320 से 1412 तक, यानी कि काफी लंबा समय इनका हो गया है। और अगर मैं ग्यासुद्दीन की बात करूं तो इसको जो है गाजी मलिक का टाइटल भी दे रखा है। वैसे तो इसका नाम गाजी मलिक ही है, ग्यासुद्दीन तो ये बाद में अपना नाम रख रहा है, और यही फाउंडर माना जाता है, ये आपको समझना है। और अब ये जो है पंजाब से उठ के कहां पे बैठेगा? दिल्ली के तख्त पे आकर विराजमान हो जाता है। अब देखो कि यहां पे आता है, और ये बात आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है कि यहां पे ना इस वक्त सिर्फ यही नहीं हो रहा है, आप देखो कि इधर से मंगोल्स का आक्रमण कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। ये मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं। मंगोल्स का जो आक्रमण है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, मंगोल यहां शांत नहीं बैठ रहे हैं, यहां सारा का सारा राजपाट इस तरफ मंगोलों का हो रखा है, और मंगोल जो है बार बार आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है राज करने का नहीं है, यहां सिंपल सी उनका कहानी यही है। ठीक है,
अब देखो, क्योंकि ये खुद को बचा के भी रखना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये जो है एक सिटी का भी निर्माण करवाता है यहाँ पे तुगलकाबाद का। और ये बहुत सारे किले वगैरह भी जो है बनवाने होते हैं, क्योंकि अपने आप को सेफ गार्ड करना है तो किले तो बनवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल तक ये राज करके गया है, और उसके बाद बैक टू पवेलियन। क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसे हुई कि जो जब ये बंगाल को फतेह करने जा रहा था, आप समझना, इसको मैं बताता हूँ आपको। इस तरफ जब ये इस तरफ बंगाल को फतेह करने जा रहा था, आपको समझना, तो ऐसा बोला जाता है कि जब वापसी लौट रहा था अपने बेटे के साथ, इसका एक और बेटा था, है ना, तो 2 बेटे हैं, एक जोना खान है और एक और दूसरा बेटा है। अब जो जोना खान है यही मोहम्मद बिन तुगलक है, और जोना खान जो है हाईली एम्बिशियस पर्सन है। वो चाहता है कि भैया किसी तरीके से भी वो राजा बन जाए, तो वो अपने भाई को और अपने बाप के लिए, है ना, एक पूरा का पूरा प्लॉटिंग करता है। जब बंगाल से वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में आप समझो कि एक वुडन का ना पूरा का पूरा महल बनवाया जाता है इनके लिए, इनके सम्मान के लिए। इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या खेल होने वाला है। तो जब वो पूरा का पूरा महल में ये आएंगे, एंटर करेंगे, इनके लिए पूरा, है ना, बारातियों वाला सिस्टम चालू, ये अलग ही फील में कि हम जीत के आए हैं। इनको नहीं पता कि ये दुश्मन को हरा के आए हैं, लेकिन एक दुश्मन घर में भी बैठा है। तो उसने इस हिसाब से महल बनवाया था कि जैसे ही अंदर घुसते हैं, अंदर मौज में बैठे हैं, तो वो पूरा का पूरा लकड़ी का महल जो है वो टूट के बर्बाद हो जाता है, और इनके ऊपर सारा का सारा मलबा गिरता है, और ये वहीं पे दोनों समाप्त हो जाते हैं। और यहीं से गद्दी पे कौन बैठ जाता है? जोना खान बैठ जाता है, यानी कि जिसको आप मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने एक पूरी स्टोरी बता दी, अभी कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि इसने कोशिश की कि अपने जितने भी नोबल्स हैं उनको अपने साथ रखे, ये नहीं कि उनके अगेंस्ट जाए, ये भी एक हमें कंसेप्ट समझना है। इसके अलावा आप देखिए कि ये निजामुद्दीन औलिया के भी कंटेम्परेरी है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछ लिया था, वो चिश्ती के कंटेम्परेरी नहीं, वो चिश्ती की दरगाह पे गए थे। लेकिन इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से फकीर के जो है ये कंटेम्परेरी हैं, यानी उसी टाइम पे हुए। तो हालांकि इनकी उससे ज्यादा बनती नहीं है उस फकीर से, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो कोई बहुत ज्यादा आदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में निजामुद्दीन एक स्टेशन, अगर आपको पता हो तो वहां से आप याद रख लेना, निजामुद्दीन औलिया जो है वो इन्हीं के कंटेम्परेरी हैं। तो ये हिंदी में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। इसके अलावा अब इसके बारे में मेन चीज़ें ये तो मैंने बता ही दिया है पूरा का पूरा, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो खिलजियों का ये वो है लाहौर के अंदर, या फिर ऐसे कह लो लाहौर मुल्तान वगैरह वाला जो एरिया है, वहाँ से जो है उठ के अब ये जो है दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसके अलावा इसने दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि इस टाइम तक हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, मुबारक शाह वगैरह कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसने कोशिश की थी बंगाल तक जीतने की, और वो मैंने आपको बता ही दिया। जीतने के बाद जब वापस आ रहा है तो क्या इसके साथ हो रहा है, बेचारा जीत भी लिया और उसके बाद अपनी मौत का शिकार भी हो गया। तो ये बंगाल तक जो है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत को फैला देता है। मैंने बोला ना, बंगाल किसी का नहीं हुआ, बंगाल बार बार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा था, ठीक है, वो हार नहीं मान रहा था। उसके बाद आप देखिए कि जो तुगलक्स हैं इनको करोना टर्क भी बोलते हैं। करोना टर्क को कोरोना मत समझ लेना, है ना, वो कोरोना से कई बार लोग कोरोना समझ लेते हैं। चलो इधर ध्यान दो, कुछ प्राइवेट जो है ना वो कभी भी नहीं आएंगी, ये मेरी बात ध्यान रखना, है ना। अभी भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कंपाइलेशन एक अलग आएगी, लेकिन जो आप बोल रहे हो प्राइवेट वाली वो नहीं आएंगी, सीधी बात है। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो वो उसकी हेडेक है, ठीक है। अपने को तो उन लोगों को पढ़ाना है जो सच में पढ़ना चाहते हैं और रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्ट की बात है तो वो है तुगलकाबाद, ये बनवाता है, ये दिल्ली के अंदर बनवाता है, बहुत ही मजबूत किला बनवाता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। और इसके अलावा आप देखिए कि तुगलकाबाद फोर्ट के पास ही जो है गयासुद्दीन का टॉम भी बनाया जाता है। तो ये आपको एक कुछ चीजें हैं कि इसके टॉम के बारे में पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हैं कि कहाँ पे है। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया इधर पूरा का पूरा मंगोल फैले हुए हैं, है ना, तो मंगोलों का एम्पायर है और वो दिल्ली पे बार बार इन्वेजन करते ही रहेंगे। तो इसके इस टाइम पे 1398 के आसपास में जो है तैमूर लंग आएगा। तो उधर देखिए जैसे गंगीज खान, चंगेज खान, तैमूर लंग, उधर भी अलग सिस्टम चल रहा है मंगोलों का, एक अलग से स्लाइड में मैं बता दूंगा मंगोल्स के बारे में भी। बट मुद्दे की बात यह है कि मंगोल्स जो है उधर से इधर आएंगे इन्वेड करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना, बार बार आएंगे, ठीक है। तो वो इनके टाइम में जो आ रहा है वो तिमूर आता है ज्यादातर, तो ये तिमूर के कंटेम्परेरी हो गए एक तरह से। अब मैंने जैसे अमीर खुसरो की बात की थी जिसको मैंने तूतिए हिंद बोला था, तो ये अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन के टाइम में भी है और वहां से चलते चलते आप देखो ये कहां तक पहुंच गया, गयासुद्दीन तक पहुंच गया, क्योंकि टाइम पीरियड कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और अलाउद्दीन भी कोई बहुत ज्यादा समय तक राज नहीं करके गया। तो इसलिए आप देखिए कि वो तूतिया हिंद जो है वो आगे तक चल रहा है। तो ये इसके भी कंटेम्परेरी गयासुद्दीन तुगलक के, ये माइंड में क्लियर रखना। और इसकी का बेटा जो है जोना खान,
जोना खान को भी ये जो गयासुद्दीन तुगलक जो है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो बाद में बनता है, तो जोना खान को कौन सी जगह कैंपेन के लिए भेजता है? ये साउथ वाली साइड पे जोना खान को भेजता है। आप देखिए कि वारंगल में भेजता है, तो 1323 में इसको वारंगल जीत के देता है जोना खान, ठीक है। उसके बाद काकातिया वाले साइड पे भेजता है, काकातिया डायनेस्टी तो थी वारंगल में बेसिकली, और अलाउद्दीन ने भी काकातिया डायनेस्टी को कैप्चर किया था, जिसमें मैंने आपको याद करवाया था कि वो जो प्रताप रुद्रदेव था वो अपनी सोने की मूर्ति बना के देता है मलिक कफूर को, और कोहिनूर हीरा देता है, याद आया? ये उसी के वंशज आगे कौन है? रुद्रदेव टू, रुद्र प्रताप देव टू जो है। तो ये भी काकातिया वंश ही चल रहा है अभी तक, है ना। एक रुद्रमा देवी के बारे में पूछ लेता है, तो रुद्रमा देवी किससे बिलोंग करती है? वो भी काकातियों से। ये मैं लिख देता हूं आपको, रुद्रमा देवी ये किससे बिलोंग करती हैं? ये भी काकातियों से ही बिलोंग करती हैं। ये एकमात्र आप ऐसा कह लीजिए इनकी फीमेल क्वीन है, ठीक है। इन्होंने भी राज किया है, तो कई बार इनके बारे में पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रखना। ये पेपर में आ चुका है या नहीं भी आया तो आ जाएगा, अगर नहीं भी आया है तो, ठीक है। रुद्रमा देवी का ध्यान रखना, काकातिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। काकातियास कहाँ के थे? वारंगल के थे। और इसके अलावा आप देखिए कि इनका खत्म हो गया काकातिया, अगर देखना है तो ये रहा वारंगल, ठीक है। ये रहा वारंगल उस टाइम का पूरा मैप। आप देखिए तो आपको मजा आएगा, बल्कि इसी के काकातियों के नीचे है होयसलास, उसी के नीचे है पांड्याज, ठीक है। पांड्याज ने किसका नाश कर दिया था? चोला का कर दिया, तो लगभग यहाँ पे पांड्या ही हम मान लेते हैं। और बाकी जगह पे अगर आपने देखना तो इधर यादव हो गए, ये गुजरात वाला हो गया, ये ईस्टर्न गंगा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरफ बंगाल वाला पूरा का पूरा हो गया। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अब आपको पूरी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी डायनेस्टी इस वक्त कहाँ तक राज कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ नीचे पांड्या भी हैं, होयसला भी है, काकातिया भी हैं, ये 3-4 डायनेस्टी जो साउथ में है वो हमें ध्यान रखना है। और ये अभी तक हिंदू एम्पायर ही चल रहा है, साउथ वाले अभी मुस्लिम्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। ऊपर वाले कोई टैक्सीज को बचाने के लिए कर रहा है, कोई प्रेशर में कर रहा है, या जो भी कारण है, लेकिन ऊपर का पूरा काफी लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन साउथ में अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं और हिंदू राजा भी बचे हुए हैं, ये आपको माइंड में क्लियर रखना है। चलिए अब देखो कि गयासुद्दीन का वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, और क्या है इसके अंदर। हाँ, गयासुद्दीन का बेटा जो जोना खान है उसी का एक और नाम भी है ख्वाजा जहां, ठीक है। यही है मोहम्मद बिन तुगलक, यही है ख्वाजा जहां, और यही है जोना खान। तो ये माइंड में क्लियर रखना। आप गयासुद्दीन ने कौन कौन सा एरिया जीत चुका है? ये बंगाल जीत चुका है, उत्कल जीत चुका है, उड़ीसा जीत चुका है और वारंगल जीत चुका है। यानी गयासुद्दीन अपने टाइम में इतना तक तो एक्सपेंशन कर चुका है, काफी अच्छी एक्सपेंशन इसने अपनी कर दी है। और जोना खान ने बंगाल कैंपेन के दौरान अपने बाप और अपने भाई को जो है मार गिराया था, ये भी हमने क्लियर कर लिया है। अब एंड ऑफ गयासुद्दीन हो गया है ना। और अगर कोई पूछ ही ले कि वो वॉर कब लड़के आ रहे थे, तो ये भी मैंने लिख दिया है, सिविल वॉर 1324 की बात है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, मेन देख लेते हैं बस। तिरहुत ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली, ठीक है। ये तो मेन एक कैंपेन्स लिखी हुई हैं। 1324 में जब बंगाल को जीत के फिर वो वापस आ रहा है, तो वही सब लिखा हुआ है कि उसके बेटे को और उसको जो है वुडन वाले उसमें मार देता है पेविलियन में। ये रहा वुडन पेविलियन, ठीक है। तो ये सब कहानियां वही सब लिखी हुई हैं। हाँ, ये जो चीजें हमें पता लग रही है, ये कहां से पता लग रही है? इसी टाइम में एक मोरक्कन ट्रैवलर आया था। वो आया किसके टाइम में था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था मोरक्कन ट्रैवलर, जिसका नाम था इब्न बतूता। इसी इब्न बतूता को एक एमिसरी बना के ये चाइना में भी भेजेगा आगे चल के, और यही रहला बुक भी लिखता है। तो वो इब्न बतूता जो है ना, वही इसके बारे में पूरी की पूरी इसकी जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग जो चल रही है उसके बारे में अपनी किताब के अंदर लिखता है। तो वहां से हमें पता लगता है, ठीक है। ख्वाजा जहां या जोना खान की बात करें तो। और इसके बाद इसको मारने के बाद, अपने बाप को मारने के बाद, ये कौन है? ये है आपका गाजी मलिक या गयासुद्दीन, ठीक है, गाजी मलिक। अब इसको मारने के बाद जो है मोहम्मद बिन इसकी विकेट डाउन करता है और खुद जो है राजा बन जाता है। ये आपको समझना है। ये इब्न बतूता के बारे में मैंने जो अभी आपको बताया वो है। चलिए अब देखो गद्दी पे इस वक्त कौन बैठ गया है? जोना खान बैठ गया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका टाइम पीरियड देखिए 1325 से 1351 एडी तक का है, ठीक है दोस्तों। अब देखो कि इसके अदर नेम जो हैं वो वैसे तो जोना खान है या ख्वाजा जहां है। कुछ लोग युलुक खान बोल देते हैं, हालांकि युलुक खान से उतना मेल हम नहीं करवा पाते। युलुक खान हम बलबन को बोलते थे, बट ठीक है, अगर आपको कभी आ ही जाए और ऑप्शन में बलबन ना हो तो फिर आप एक मार्क कर सकते हैं। हालांकि ख्वाजा जहां मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। अब अगर बोला जाए तो ये जो सुल्तान है ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का। इससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम पागल राजा पड़ा। इसको पागल राजा क्यों बोलते थे वो अभी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो, पढ़ाई लिखाई और किताबी ज्ञान होना एक अलग बात है और प्रैक्टिकली उसको इंपोज करवाना अलग बात है ना। आपको हर चीज की नॉलेज है, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पेपर में पूरे नंबर लेके आएंगे। आपने सारी चीजें पढ़ ली, इसका कतई मतलब नहीं कि आपके पूरे आएंगे।
आपने सारा मैथ्स पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैथ्स में आप पूरे के पूरे नंबर ही ला पाएंगे। वो आपका डिपेंड करता है एप्लीकेशन पार्ट पे कि कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो इसकी एप्लीकेशन रद्दी थी, पढ़ा लिखा बहुत था, एप्लीकेशन रद्दी थी, ये हमें समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बलबन का नाम था, मैं वही आपको बता दिया है कि वो बलबन से ज्यादा मेल खाता है, ये वाला जो नाम है बलबन से ज्यादा मेल खाता है, बट बाई चांस कभी मैंने देखा है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये। इसके बाद सबसे पढ़ा लिखा हो गया, बहुत सारी चीज़ों में बोल भी पाता था, जैसे अरबी भाषा में बोल लेता था, पर्शियन में बोल लेता था, है ना, फिलोसफी का ज्ञाता, एस्ट्रोनॉमी का, लॉजिक्स का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, साइंस का ज्ञान इसने अच्छा सारा हासिल कर रखा था, मतलब सब कर रखा था इसने, जो जो ये पढ़ सकता था सब इसने पढ़ रखा था। और इसने कोशिश की कि ये फॉरेन वालों से जो है ना अच्छे रिलेशन बना पाए। अब जैसे फॉरेन वाले बोले तो चाइनीज से, जैसे बेसिकली वहां पे एक एमिसरी के तौर पर किसको भेज रहा है, आपका इब्न बतूता को भेज रहा है, ठीक है, तो वहां से एक अच्छे रिलेशन हो गए। फिर आप देखिए कि जब ये अपना हिमालयन रीजन को फतेह करने की कोशिश कर रहा था, नेपाल वाले रीजन के आसपास की बात करते हैं, तो वहां पे देखिए कि एक मोनेस्ट्री जो है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वो टूट गई थी। तो वहां पे से एक बंदा आता है तोगन तिमूर नाम का, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, और इसकी डेट्स भी याद रखना। इसके बारे में तो ऐसा भी होता है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, तो आपको वो ईयर्स भी याद होनी चाहिए कि कौन कब क्या कर रहा है ये। तो आप देखिए कि 1341 के अंदर जो है तोगन तैमूर इसके पास आ रहा है परमिशन लेने की, भैया क्या मैं इसको दोबारा बनवा लूं, क्योंकि नहीं तो राजा मार देगा, है ना। तो इसलिए जो है वो पहले से पूछने आ गया कि क्या बनवा लूं, माई बाप बनवा लूं तो बताओ, फिर मैं अपनी ईंट पत्थर उसके अंदर रखूं, नहीं तो फिर भागूं। तो इसने बोला बनवा लो, तो तब से जो है वो वहां पे रीबिल्ड हो गई। फिर ये तो 1341 का इवेंट है। अब आप देखिए कि 1347 में क्या कर रहा है, चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो इसी के कोर्ट में कौन आया था, इब्न बतूता आया था, जिसको बाद में ये चीफ काजी या चीफ जज भी बना देता है, आपको ऐसे समझना है। तो अगर कोई पूछ ही ले पेपर में कि इसने इब्न बतूता को कौन सी पोस्ट दी थी, तो काजी की दी थी या फिर जज की दी थी, ठीक है, काजी या जज, काजी या जज, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि चाइना में किसको भेजा था एक राजदूत बना के अपना, तो वो इसी को भेजा था, इब्न बतूता को, ठीक है। और ये कहां से आया था, मोरक्को से आया था, इब्न बतूता कहां से था, मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को से आया था ये, ठीक है दोस्त, ये भी आप याद रखिएगा। और किताब कौन सी लिखी थी जिससे हमें सारा का सारा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता लग रहा है, तो वो किताब है किताबे रहला या किताब रहला या बुक रहला, अब जैसा भी उसको बोलना चाहे। और ये इसने जो है जब ये आया है तो कौन से टाइम पीरियड में आया, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एग्जैक्ट ईयर, तो 1333 में, 1 के साथ 333 लगा दो, उस टाइम पे ये जो है यहाँ पे आया है, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और इसके साथ यही हो रहा था भाई, है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही था। तो वहां से आप याद रखना कि 1333 यानी 1333 के अंदर जो है ये आता है, और इसको काजी की पोजीशन मिलती है, चीफ काजी की, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। कौन देता है, मोहम्मद बिन तुगलक देता है। ये आदमी बहुत आइटम है, ये पता नहीं क्या क्या करता रहेगा, अभी देखते रह जाओ आप, है ना। अब देखो कि इसने जितनी भी पॉलिसीज डाली सारी की सारी, देखो मजेदार तो थी पॉलिसी, सुनने में अच्छी लगती थी, है ना, जैसे आज हमारे पीएम साहब हो गए, है ना, वो भी रोज नई नई पॉलिसीज बनाते हैं। अब इंप्लीमेंट कितनी हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन सुनने में तो अच्छी लगती है ना। तो वैसे ही है ना, आप कितना ही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कर लीजिए, लेकिन आज देखिए कि भारत की इकोनॉमी ठप पड़ी है, बिल्कुल नीचे डिप में जा रही है। लोग अपना सारा का सारा पैसे निकाल के बाहर भाग गए, क्योंकि टैक्सेस इतने लगा रहे हैं। और बाहर के लोग जो है, बाहर की कंट्रीज देखिए, वो ट्रंप जो है वो टैक्स फ्री करने को फिर रहा है। दुबई वालों को देखो, वो टैक्स ही नहीं ले रहे हैं, है ना, 5%, 9% और 15% की स्लैब से कर रहे हैं। तो इतने बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लोग जाना पसंद करेंगे या यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, तो लोग भागेंगे ही ना। तो आप देखिए तभी इंडिया की इकोनॉमी की हालत इतनी डिप में चली गई कि आज आरबीआई अगर अपने सारे के सारे डॉलर रिलीज कर देगा, है ना, तो भी ऐसा हाल चल रहा है कि भैया कुछ नहीं हो पा रहा। 60 बिलियन डॉलर तो वो रिलीज कर चुका है, तब भी आप देखो रुपया को कमजोर होने से नहीं बचा पा रहे, टैक्सेशन पॉलिसीज ही अच्छी नहीं है। तो वही वाली चीज जिसके साथ भी हुई कि इसने क्या किया, मतलब एक से बढ़ के एक आइटम निकाली, लेकिन सारी की सारी पॉलिसीज के अंदर इंप्लीमेंटेशन की कमी कर दी, और वहां से सारा का सारा काम खराब हो गया। और इसकी किस्मत ही समझ लो कि रद्दी थी। अब जो जो भी ये करता जाएगा ना, वो अलग ही खेल बनता जाएगा। जैसे कि आप देखो, मैं अभी आपको बताता हूं, ये डेट याद रखना कि कब इसने जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। देखो 1327 में। अब देखो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरफ से कौन हमला करने वाले हैं, चिंके हैं, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं। यहां से हमला कौन करते थे, मंगोल्स करते थे। अब क्योंकि ये मंगोल्स से दुखी हो चुका था, तो वो आके लूटपाट करके जाते हैं, है ना, संभल इनसे रहा नहीं है भाई साहब से। तो इसने सोचा कि क्यों मैं अपनी कैपिटल जो है दिल्ली के अंदर रखूं और यहीं पे सब कुछ फ्लरिश करूं, क्या पता कल को ये आएंगे फिर उजाड़ देंगे, फिर मेरा पैसा खराब होगा, लूटपाट करके जाएंगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, दिल्ली से अपनी कैपिटल को जो है दौलताबाद शिफ्ट कर लेता हूं। अब ये बहुत अच्छा प्लान था,
सुनने में भी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है कि बादशाह जो है यहाँ पे जा रहा है ना। और यहाँ इस प्लान को डिवाइस करते हुए देखो, कैपिटल चेंज हुई तो इसका मतलब है राजपाट पूरा का पूरा आगे जाएगा उसके साथ। तो भाई ने क्या बोल दिया, ये भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है ना। आप देखो कि एक राइटर हुआ है जियाउद्दीन बरानी, तो वो इसके टाइम में भी हुआ है और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी हुआ। तो बरानी बोलता है कि इस आदमी ने ये ऑर्डर दे दिया कि हम दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, सभी के सभी वहां जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इसको भाई को अलग ही डर लग रहा है ना। और उसने तो अपने बुक में ये लिख दिया बरानी ने कि नो कैट एंड डॉग लेफ्ट। इसने बोला कि कुत्ते और बिल्लियों को भी मत छोड़ो, साला सबको उठा के ले जाओ। कहने का मतलब एक मुहावरा है, कहने का मतलब ये है कि हर किसी को जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। अब सोचो कि समर के टाइम में लेके जा रहा है, गर्मियां पड़ रही हैं उस टाइम पे, और यहां देखो कि प्यास से लोग मर रहे हैं रास्ते में ही। आधे से ज्यादा, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो बेचारी लुढ़क गई, कोई बुजुर्ग है वो लुढ़क गया। तो आप देखिए कि लोग बहुत टॉर्चर हुए यार, रास्ते में बहुत ही लोग मारे गए दौलताबाद पहुंचते पहुंचते। और वहां पहुंचने के बाद भी कोई इंतजाम बहुत अच्छे नहीं थे। ये भी अकल नहीं लगाई कि वहां पे भैया कोई पूरा का पूरा सिस्टम अच्छा कर दे जिससे कि कम से कम वहां पे जाके सुकून तो मिले लोगों को, वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि लोग जो है बहुत परेशान हुए, बहुत टॉर्चर हो गए, तो उन्होंने इसको पागल राजा घोषित कर दिया। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, और ऊपर से पानी की समस्या अलग चल रही है इनको, यहाँ पे पानी नहीं सूट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वापस से 2 साल के बाद भाई ने बोला कि नहीं नहीं, अभी यहाँ पे ना सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है, हम क्या करते हैं वापस से यहाँ से दिल्ली की तरफ ही चलते हैं। सारी सेना को, सारे के सारे बंदों को, जितने भी हैं पूरे कुंबों को उठा के बोलता चलो अब वापस से हम चलते हैं। अब बताओ, जैसे तैसे लोग सेटल हुए थे, ये उनको बेसिक अमेनिटीज नहीं दे पा रहा है। सोचो कि अगर आज मोदी जी बोल दें कि नहीं नहीं हम भारत को जो है कहीं और शिफ्ट करते हैं, है ना, और वहां पे वो ना बिजली दे पाए ना पानी दे पाए आपको, तो कितना आप टॉर्चर हो जाएगा। आप बोलोगे ना कि हम तो वहीं ठीक थे भाई, आप क्यों हमें शिफ्ट कर रहे हो। वैसा ही इसके साथ हुआ। अब लोग जो है वो बेचारे टॉर्चर होकर फिर जा रहे हैं, फिर इतने सारे लोग मर गए, किसी का रिश्तेदार मर रहा है, किसी का माँ, किसी का भाई, है ना। तो वो बेचारे कितने दुखी होंगे, सोचो, अलग टॉर्चर चल रहा है। तो वो उन्होंने इसलिए घोषित कर दिया कि ये आदमी है निकम्मा एक नंबर का, और देखना जब ये मरेगा तो लोग जश्न मनाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा है साला पागल मर गया, नहीं तो अगर जिंदा रहता तो पता नहीं क्या करता, है ना। तो वही हाल है यहाँ पे। तो वापस से यहां से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करवा रहा है, पता नहीं क्या आइटम है। चलो जो भी है, सोच अच्छी थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन बुरी थी, वही होगी। तो आप देखिए कि ये जो है एक्चुअली में ये जो दौलताबाद आप देख रहे हैं, इसी का नाम आप ध्यान रखिएगा, इसी का नाम जो है दौलताबाद का पहले क्या होता था, देवगिरी होता था, देवगिरी। तो उसका नाम चेंज करके ये दौलताबाद रखता है, ठीक है। अब मुस्लिम है तो अपने हिसाब से नाम रख रहा है, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 1325 में ये क्या करता है। ये देखो ईयर्स आपको सारे याद रखने हैं। एक्चुअली ईयर मैं इसलिए लिख रहा हूं, कई बार पेपर में ना ये बोल देता है कि बताओ कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा बाद में, और स्पेशली मेंस में ऐसी चीजें जरूर आती हैं, तो फिर आप बता नहीं पाओगे, इसलिए मैंने ईयर्स भी लिख दिए हैं। अब आप देखो 1325 में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है खर्जे आला। अब ये देखो, ये बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन यहाँ पे पैदा होने वाली है। एक्चुअली में जितना भी द्वाब का एरिया था वो है सारा का सारा रिवर्स के आसपास का एरिया क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा। अब इसने सोच अच्छी लगाई, इसने बोला कि भैया जब नदियों के किनारे का जमीन बहुत उपजाऊ है तो उनको हमने टैक्स कम क्यों कर रखा है, उन लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। तो अब मान लो कि मोदी जी रातों रात ये बोल दें कि भैया आप 5% की जगह, है ना, मान लो एग्जांपल के लिए सीधा 20% टैक्स दो, सोचो लोग पगला नहीं जाएंगे, रातों रात पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। जब मित्रों करके नोटबंदी हो सकती है कि मित्रों कल से 2000 के बंद, आधे लोग तो रात को ही लुढ़क गए होंगे हार्ट अटैक से, है ना, और कईयों को तो नींद ही नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा एक देखो कि डाइसी थिंग्स होती हैं, जिससे विश्वास खत्म होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे ही इसने भी कर दिया भाई ने, इसने उठा के बोल दिया, अचानक से बोल दिया कि भैया तुम हमें डबल ट्रिपल टैक्स पे करोगे। अब देखो कि कमाल की बात ये हो रही है कि वो दोआब रीजन के आसपास के एरिया में जहां फर्टाइल भूमि थी, उस साल वहां बारिश ही नहीं हुई। अब देखो अलग खेल चल रहा है यहाँ पे, इसकी किस्मत ही झंडू थी, है ना। वही वाली बात है, जब किस्मत हो चुड्डू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुद्दू, वही वाली बात इसके साथ हो गई है कि भाई क्या हो जाएगा। अब जब बारिश ही नहीं पड़ रही तो भैया किसान को फसल नहीं हो रही है, किसान को फसल नहीं हो रही, और ये भाई साहब पहुंच गए वहां पे टैक्स लेने के लिए डबल ट्रिपल। तो किसानों ने तो भैया हड़का दिया इसको, वहीं पे लठ मारे निकल तो यहाँ से, है। तो वहां पे किसान ही नहीं दिख रहे इसको, वो किसान अपने खेत खुद सब खाली करके इसके डर के मारे एक्चुअली भाग गए, है ना। वो छुप गए कहीं जंगलों में जाके कि जा ले ले जिससे टैक्स लेता है। तो अब भाई जा रहा है, बंदों को भेज रहा है, वहां बंदे ही नहीं है, किससे टैक्स ले ले, और वो दे भी बेचारे कहां से टैक्स। सोचने की बात ये है, और ये आदमी को इतना समझ नहीं आ रहा है। तो वही मैंने बोला ना, किस्मत ही जुड्डू है इसकी। क्या बोलते हैं चलो कुंभ के मेले में डुबकी लगाते हैं। अच्छा
बोलते मोदी जी इज इनकारनेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब मुझे ना पता भाई इस चीज का, वो आपको पता होगा, ठीक है, जो जिसको जैसे रिलेट करना चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के ये जो एरिया था वो गंगा और यमुना के द्वाब एरिया था, इसके आसपास का रिवर एरिया था। लेकिन अगेन फेमाइन, उस टाइम पे जो है फेमाइन आ गई, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, या बारिश नहीं हुई, जो भी आप मान लीजिए, लेकिन फार्मर्स जो है वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे पाए। और ये भाई क्या कर रहा था, उनको पनिश करने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, इसने जो भी फार्मर इसकी पॉलिसी को अपोज कर रहा था उसको पनिश भी कर रहा था। एक तो बेचारा उसकी फसल नहीं हुई है ना, वो टैक्स दे नहीं पा रहा, खाने को दाने नहीं है, ऊपर से इसकी पनिशमेंट झेल रहा है। तो बताओ, पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, है ना, पागल इंसान, बिल्कुल पागल ही होते हैं ऐसे। और ये पेपर में पूछा भी गया, जहां हैशटैग इंपॉर्टेंट लगाए, ये सारे पेपर में पूछे गए इसके बारे में। अब देखो एक्चुअली में क्या था, चाइना के अंदर ना, यहां से अगर मैं इस तरफ जाता हूं, इस तरफ में, तो चाइना के अंदर कौन बैठा था, कुबलई खान। और कुबलई खान ने चाइना के अंदर बहुत सक्सेसफुली ना एक टोकन करेंसी का सिस्टम चालू किया था। अब देखो, टोकन करेंसी का मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, शायद रिलेट हो पाए। आज की डेट में देखो इसकी सोच कितनी आगे तक की थी कि टोकन करेंसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो आज जो है भारत के अंदर सिक्के चल रहे, रुपया चल रहे, सब टोकन करेंसी है ना। आप देखो कि अगर किसी कागज के टुकड़े पे मैंने 100 रुपए लिख दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो 100 रुपए की वैल्यू है उसकी, है ना, लेकिन फिर भी आप मान रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने वो छापे हैं, इसलिए आप मान रहे हो। अब इसको ऐसे समझो, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मान लो आपके पास 100 किलो गोल्ड है, 100 किलो गोल्ड है। अब आप चाहते हो कि आपने मान लो कि बहुत सारे लोग को वर्कर रख लिया। जब वर्कर रख लिया आपने बहुत सारे लोग को, तो आप इनको सैलरी दोगे एग्जांपल के लिए, है ना। अब मान लो कि तुमने इसको सैलरी दी, 1 किलो गोल्ड इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको, एक इसको, तुमने गोल्ड दे दिया इसको, ठीक है। अब ये जाएंगे आगे मार्केट में अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए, तो ये क्या करेंगे, उस गोल्ड में से मान लो कि छोटा सा भाग, मान लो 100 ग्राम गोल्ड का इसने जो है बहुत सारी गेहूं खरीद ली, है ना। तो ये कितनी अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो हाईली वैल्यूएबल है। और जो आप सोचो कि आप 2000 का नोट जब मार्केट में लेके जाते थे तो वो टूटता नहीं था, कोई लेता ही नहीं था। अब 10 रुपए की चीज के लिए कौन 2000 का नोट तोड़ेगा, वैसे ही आप यहां पर भी समझ लीजिए। तो ये एक थोड़ा सा सेंसिबल चीज नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके साथ एक और दिक्कत है कि मान लो भारत की सरकार आज अगर पूरा गोल्ड के ही सिक्के चला दे और उसकी रियल वैल्यू उतना ही हो, तो सोचो कि क्या हाल हो जाएगा मार्केट के अंदर। सारा का सारा नोबल मेटल जो है सरकार के हाथ से सीधा मार्केट में चला जाएगा, तो वो भी एक वियर्ड चीज है। अब अगर आपको राजपाट चलाना है तो आपको जो है ना रियल चीज को मार्केट में नहीं जाने देना है, उसी के बिहाफ पे आप नकली चीज क्रिएट कर दीजिए। यानी कि 100 किलो गोल्ड का आप क्या करो, 100 किलो गोल्ड को आप रुपए में कन्वर्ट कर लो। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने बोल दिया कि ऐसा 100 किलो गोल्ड का जो है, मैं मान लेते हैं, है ना, कि 100 करोड़ रुपया मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि आप 100 करोड़ रुपए छाप सकते हो 100 किलो गोल्ड के हिसाब से। तो फिर ये क्या करेंगे, कोई 10 का नोट छाप देंगे, कोई 100 का, कोई 50 का, है ना, कोई 500 का। तो उसके नोट इन्होंने दे दिए। इससे क्या होगा कि नोबल मेटल जो है वो सरकार के पास ही पड़ा है। यानी कि अगर आज सरकार बोल देगी सारी की सारा डिमोनेटाइजेशन, तो पूरे के पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तुमसे कोई 100 रुपए का नोट लेगा ही नहीं। और रियल देखिए की बात क्या है, रियल तो वैल्यू गोल्ड की ही है ना, तो वो तो सरकार ने अपने पास रखा हुआ है सारे का सारा। तो यानी कि जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं ना, वो सारे जीरो हो गए रातों ही रात, तुम्हारी सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो सरकार के पास जो है वो इस तरीके से चाहती है कि भैया रियल वाली चीज उसी पर है। अगर मनी हाइस्ट देखा होगा तो वो क्या करते हैं, गोल्ड को चुरा लेते हैं, लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी फिर भी चल रही है, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि गोल्ड चोरी हो गया है। वैसे ही आपको समझना है। अब देखो कि ये कंसेप्ट क्या हुआ, जो इसका टाइम था, उस टाइम पे सिल्वर के जो है ना पूरे के पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया में सिल्वर के प्राइस हो गए रिड्यूस। यानी कि जो चांदी थी ना उसके पैसे जो है, चांदी सस्ती होनी शुरू हो गई, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो जब उसके प्राइसेस रिड्यूस हुए तो ये लोग क्या करते थे, चांदी के सिक्के चलाया करते थे। अब उनकी मिंटिंग हो गई महंगी, है ना। आप सोचो ना, किसी चीज की वैल्यू कम हो गई तो उसको आप सिक्के भी बना रहे हो, तो वो तो और ज्यादा महंगाई हो रही है। तो इस वजह से इसने सोचा कि हम कॉपर के सिक्के बना देते हैं। लेकिन मैंने वही बोला है, भोंदू है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी। तो इसने क्या किया, किसी भी नॉर्मल आदमी को उठा उठा के ना, जो नॉर्मल आप देखो कि लोहार वगैरह होते हैं, उनको उठा उठा के ले आया और बोलता कि चलो तुम मेरे लिए कॉपर के सिक्के बनाओ। अब आप सोचो कि एक लोहार जो कॉपर का सिक्का बना रहा है ना, और दूसरा जो बना रहा है, उनमें जमीन आसमान का अंतर। यानी कि दोनों मेल ही नहीं खाते हैं, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, यानी कि दोनों सिक्के एक जैसे है ही नहीं। अब इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में लोगों ने क्या बोला कि जब प्रोफेशनल सिक्के आप बनवा ही नहीं रहे हो, एक यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं है उसके अंदर। आप देखिए ना आज नोटों के अंदर कितनी चीजें होती है, आप देख रहे हो ना नोटों के अंदर की असली नकली पहचानने की, लेकिन पहले था ही नहीं। तो हर किसी ने क्या किया, तांबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने घर में इतना तांबा इकट्ठा कर लिया और घर घर में टकसाल बन गई, लोगों ने अपने ही सिक्के छाप लिए, सोचो, और वो चल रहे हैं मार्केट में, यानी हर कोई अमीर हो गया।
तो ये भाई देखो कितना बेवकूफ है, इसको यही नहीं अकल आई कि भैया कम से कम सिक्के छाप रहा हूं तो मैं कम से कम ऐसा तो करूं कि पूरे के पूरे होर्डिंग करूं पहले कॉपर की, और फिर उनकी एक यूनिफॉर्मिटी डिजाइन करूं, तब जाके करूं ना। बस सोच अच्छी है लेकिन काम को करना नहीं है, करना उल्टा पुल्टा तरीके से है। तो अगेन जो है इसको लॉस हुआ और ये एक फ्लॉप शो साबित होता है टोकन करेंसी का। मैंने पूरा कंसेप्ट डिटेल में बता दिया कि टोकन करेंसी कहते किसको हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी दिक्कत आई होगी, है ना। अब बहुत अच्छे से आपको ये कहानी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद देखिए कि अगेन मैंने बोला कि ये सब अपने अपने फोर्ट बनवा रहे थे, उधर से मंगोल इन्वेजन वगैरह होता था, तो इसने भी एक फोर्ट बनाया था आदिलाबाद का फोर्ट, और एक सिटी का निर्माण करवाया था जहांपना एंड बेगमपुरी मॉस्क में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहांपना का और बेगमपुरी मॉस्क का। एक इसने जो है 1338 में खुरासन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था। अब खुरासन प्रोजेक्ट में इसने क्या लॉन्च किया वो मैं आपको बताता हूं। इस ये चाहता था कि इस तरफ जो है ना इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर बन जाए, लेकिन अब वो फ्रंटियर का कोशिश किया इसने, लेकिन ये इस चीज को लॉन्च ही नहीं कर पाया। मैंने बताया ना कि पहली जो भी चीज लॉन्च कर रहा था फ्लॉप हो रही थी, तो इसको अगर लॉन्च कर भी देता तो मुझे ज्यादा उम्मीद इस आदमी से थी नहीं कि उससे कुछ कर ही पाता कि मंगोल इन्वेजन जो है वो रुक पाए। तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी, कर भी देता तो पैसे ही खराब करता ये, ठीक है। दूसरा इसने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूं, कराची एक्सपीडिशन करता हूं। ये कब सोचा इसने, 1339 में। अब ये इसलिए सोचा कि दूसरी तरफ से चाइना के, बेशक से चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन कोई 1 या 2 दिन के लिए राजा तो बन नहीं रहा है। यहां तो हर साल रिलेशन बदल जाते हैं। आज आप यूएस के साथ अच्छे हैं, कल को रशिया के साथ हो जाएंगे, परसों चाइना के साथ हो जाएंगे। अब जियो पॉलिटिक्स का पता थोड़ी होता है। तो ये तो 25 साल 26 साल तक रह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो है चाइनीज का खतरा हो गया, तो चाइना वाले इधर से अटैक कर सकते थे। तो इसने सोचा कि भैया मैं इधर कुछ स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, वो भी ठंडे बस्ते में ही रहा। इसने कभी लॉन्च ही नहीं किया, सोचा लेकिन लॉन्च नहीं किया। और ये मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा किया कि इसने केवल सोचा, लॉन्च नहीं किया। लॉन्च कर देता तो फिर पैसा बर्बाद करता ये दुष्ट आदमी। तो बहुत अच्छा किया कि सिर्फ सोचा, बाकी की चीजें भी अगर सिर्फ सोचता तो कितना अच्छा होता है ना। सब उल्टा पुल्टा करके गया, और इसीलिए कंट्रोवर्शियल है ये सारे का सारा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी और इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो, बिल्कुल जीरो आदमी, है ना। अच्छा हाँ, लेटेस्ट में पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया है, मेंस का क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए आप, है ना। मेंस के अंदर, सीजीएल मेंस के अंदर जो है क्वेश्चन आया है, सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती जो है उनकी दरगाह पे सबसे पहला सुल्तान कौन गया था दिल्ली सल्तनत में। स्पेशली लोग अकबर मार्क करते हैं, अकबर डजंट बिलोंग टू दिल्ली सल्तनत ब्रो, अकबर तो बहुत बाद की बात है। अकबर का ये भी बोलते हैं कि है ना उसने सलीम चिश्ती की दरगाह से जो है ये जहांगीर को मांगा था, फिर जो है सलीम का नाम जो है शेखू बाबा भी रखा, उसने सलीम भी रखा, उन्हीं के नाम पे रखा। बट वो सब बाद की बातें हैं, मुगल तो अभी आए ही नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सीजीएल मेंस में ये पूछा गया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सबसे पहले अपना शीश नवाने कौन गया था, तो यही आदमी गया था। और जब ये गया था उसके बाद से ये दरगाह जो है बहुत फेमस हो गई थी। ये कुछ ऐसा ही है कि मोदी जी आज द्वारका में है ना नीचे चले गए तो अब वो फेमस हो गई, वैसे ही आपको समझना है कि ये किसी भी जगह पे जैसे अब बादशाह जाएगा जहां पे भी, राजा जहां भी चला जाएगा जिस भी दरगाह पे, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेम ऐसे ही था कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अगर कोई पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ये लेटेस्ट का पेपर का क्वेश्चन है, ये मार्क करके रख लो जो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जोना खान भी लाइक कर्म करता जा कांड होता जा। इसने तो भगवान श्री कृष्ण की फिलोसफी को भी खत्म कर दिया भाई, है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये आदमी मैं तो कह रहा हूं सच में, या तो ये उसी फिलोसफी में बहुत गंदे तरीके से घुसा हुआ था। ये कह रहा था मैं कर्म करता जाऊंगा और फल की इच्छा भी नहीं करूंगा। ये शायद ज्यादा सीरियसली लेगा भगवान श्री कृष्ण को। चलो जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, ये आदमी ही ऐसा था निकम्मा। चलिए, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बहुत बड़ा राइटर हुआ जिसने ये सब कांड के बारे में इसके बताया। इसके कांडों के बारे में 2 ही जगह से पता लग सकता है, एक है इब्न बतूता और दूसरा जियाउद्दीन बरानी। तो यही 2 हैं जो इसके मेन कांड जो है खोल रहे हैं, आपको ये समझना है। अब दूसरा आदमी भी आ गया यहाँ पे, जियाउद्दीन बरानी, यही तो बता रहा है कि भैया इतने सारे लोगों को उधर ले गया फिर वापस ले आया, है ना, इतने लोग मर गए। तो ये बरानी बताता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है राइटर, ये ध्यान रखना। ये किस किस टाइम पे रहा, 1285 से 1358 में। और 1351 में जब ये लुढ़कता है उसके बाद एक और राजा बनता है जो नाकाबिल होता है, और फिर जो है इसी का कजन जो है फिरोज शाह तुगलक बन जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी जियाउद्दीन बरानी रहेगा। कोई पूछ ही ले तो 2 सुल्तानों के टाइम पे जियाउद्दीन बरानी रहा है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अब तोगन तिमूर के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि उसने क्या किया था, मोनेस्ट्री बनाने के लिए इनसे परमिशन ली थी। अब देखो ये आदमी अभी इतने तक टिका नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद यहां तक इसका जो है काम खत्म हो गया है, नहीं, ये आदमी का दिल अभी भर नहीं रहा है।
ये सोच रहा है कि नहीं, मैंने इतने निकम्मे प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किए हैं, ये मेरे निकम्मापन को साबित करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मेरे को अगर सबसे बड़ा दुनिया का निकम्मा बनना है, महानिकम्मा जिसको बोलते हैं, तो मुझे कुछ और भी बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि क्या बड़ा इससे कर सकते हैं, मैं बताता हूं। अभी इसने बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आप बताओ कि अगर आप राजा बन जाओ तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में किसको दोगे अच्छी अच्छी पोस्ट? कोई बलिष्ठ इंसान होगा जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, तो बलिष्ठ इंसान जो ताकतवर होगा उसको आप सेनापति बना सकते हो, है ना। कोई घोड़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखता है, उसको घुड़सवारों का अध्यक्ष बना सकते हो, आप ऐसा ही करोगे ना। या फिर कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसको आप सलाह विमर्श के लिए एक अमात्य के तौर पे नियुक्त कर सकते हो। ऐसा ही तो करता है हर कोई। लेकिन ये आदमी के शौक देखिए अलग। ये बोलता मैं अपने आप को सबसे बड़ा निकम्मा साबित करूंगा। कैसे करूंगा वो देखना। इसने अपने उसकी कोर्ट के अंदर कुछ नवरत्न बनाए, जैसे अकबर ने नवरत्न बनाए थे, है ना, चंद्रगुप्त टू ने बनाए थे, ऐसे इसने भी कुछ नवरत्न बनाए। मैं बताता हूं, इसके नवरत्नों के बारे में सुन के तुम्हारी बाखें खिल जाएंगी, है ना। ये बोलता है कि मैं यहां पे एक बहुत बढ़िया पोस्ट दूंगा अजीज खुम्मर को। अब ये अजीज खुम्मर कौन है? वाइन डिस्टिलर। ये दारू बनाने वाले को क्या कर रहा है, एक बहुत बढ़िया बढ़िया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट दे रहा है। उसके बाद देखिए कि क्या करता है। एक नाई है जो बार्बर, कैंची से बाल काटता है, फिरोज हजाम, हजाम उसी को बोलते हैं जो आपका नाई होता है, ठीक है। तो फिरोज हजाम को भी एक बहुत बढ़िया पोस्ट दे रहा है। उसके बाद इसका दिल भरा नहीं अभी, है ना। इसके बाद क्या बोलता है, एक कुक है मनका तबाक। अब ये जो मनका है कि मेनका है भाई, इसको भी इसने पोस्ट दे दी बहुत बढ़िया। और पेपर में जो पूछा गया था वो भी मैं बता देता हूं। 2 माली थे गार्डनर, है ना। आज देखिए कि अगर कोई गार्डनर है, अगर मान लो कि तुम एमटीएस में भर्ती हुए, है ना, कल को तुम्हारे को गार्डनिंग करवाने लग जाए, उसका पोस्ट में है एमटीएस में, बिल्कुल करवा सकते हैं। करवाएं ना करवाएं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट करवा सकते हैं, गार्डनिंग भी उसका एक पार्ट है। और अचानक से तुम्हें कोई कमिश्नर बना दे तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम बोलोगे अद्भुत, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर तुम्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जाना पड़ेगा अगर तुम्हें सीधा एमटीएस से कमिश्नर बनना है। क्योंकि ये आदमी ने क्या किया, इसके पास थे 2 गार्डनर, लद्दा और पीरा। ये दोनों माली थे भाई। इसने उनको एकदम से बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे उठा दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, ये है कहां तक तुम मैदान साफ करते रहोगे? आओ, तुम कहां लीड उठा रहे हो? तुम आओ, तुम्हें मेरे साथ बैठा करो तुम डेली, है ना। आओ हम लूडो खेलते हैं। ये अलग आदमी चल रहा है, अलग ही आइटम चल रही है लास्ट पोस्ट आपसी बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया। अब देखो इस यहां तक ये आदमी माना नहीं। अब देखो इसने एक टैक्स भी चलाया था, वो तो मैंने बता ही दिया। अब वो टैक्स चलाने के साथ साथ इसने एक पूरा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बना दिया। तो अब एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट का नाम देखिए कि क्या है, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही, है ना। अमीर था नहीं ये, सोच का तो बिल्कुल गरीब ही है, आप यही समझ लीजिए, इंप्लीमेंटेशन का तो और ज्यादा। तो बट स्टिल इसने जो है एक डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर का। अगर कोई पेपर में आ ही जाए, वैसे आ रखा है पेपर में, ये देख लीजिए, है ना। तो आप ध्यान रखना माइंड में। अब देखो इसी टाइम में क्या होता है, 2 बंदे होते हैं, हरिहर और बुक्का। अब ये जो है ये साउथ के हैं और इनको ये कैद कर लेते हैं इस तरफ, दिल्ली वाली साइड में, ठीक है। दोनों को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन ये भाई चाहता है कि साउथ में भी ये जीत ले। ये अपने निकम्मापन को अभी साबित करेगा पूरा का पूरा, है ना। ये चाह रहा है कि ये साउथ में भी जीत ले। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। तो यहां के 2 बंदों को इधर कैद करे हुए हैं और चाह रहा है कि साउथ भी जीते। अब इसको समझ नहीं आ रहा, तो इसके सलाहकार इसको बोलते हैं कि भैया इन दोनों को छोड़ दे और इनको उधर रिवोल्ट करने के लिए भेज दे, क्योंकि ये उधर से ही है, साउथ से है, तो ये दोनों तेरी मदद कर सकते हैं। और ये 2 कौन है? ये हरिहर और बुक्का है। तो ये भाई उनको छोड़ देता है जेल से, बोलता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, आओ हम डील क्रैक करते हैं। उनके साथ है कि वो ये शार्क टैंक वाली डील क्रैक करता है कि भैया अगर तुम वहां से जीत जाओगे तो फिर ऐसा करेंगे कि तुम मेरे बिहाफ पे वहां पे राज करना और तुम बस मेरे को टैक्स देते रहना। तो ये दोनों भी खुश हो गए, है ना। और इधर जो है इनका कन्वर्शन हो रखा था भाई, इसने मुस्लिम बना रखा था इनको। ये तो इनका पहला काम था कि कन्वर्शन तो तुरंत करते थे। ये तो ऐसे जेब में लेके घूमते थे कि अच्छा कहीं हिंदू मिल जाए उसको ठप्पा लगा के मैं अभी इसको मुस्लिम बना दूं, है ना। इनका तो ऐसा चल रहा था, जन्मजात अधिकार होता है जैसे कि किसी पे भी यूं ठप्पा लगा दिया तो वो बन गया है। तो कन्वर्शन उनकी कर रखी थी। फिर उन्होंने एक गुरु के अंदर अपनी शरण ली, वो लोग दोनों पलट गए, है ना। वो इधर आए और वो पलट गए दोनों के दोनों, और एक गुरु के अंडर शरण लेके, है ना। तो वो क्या क्या हुआ था वो सब विजयनगर एम्पायर की बात है। बट मुद्दे की बात यह है कि वो जो है पलट गए और उन्होंने यहाँ पे एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और विजयनगर यहां था तो यहां बीच में जो है बहामनी सुल्तान थे, और ये बहामनी सुल्तान भी मुस्लिम थे। और इनको जो है स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन हसन गंगू था। हसन तो उसके वैसे गुरु का नाम था, गंगू तो वो वैसे एक ब्राह्मण ही था, वो भी हिंदू ही था। लेकिन जब वो हसन के पास गया तो हसन ने उसको सिखाया, वो उसका गुरु बन गया, है ना। वो मुस्लिम था तो वहां से उसने अपना नाम हसन गंगू रख लिया और उसने जो है बहामनी किंगडम की शुरुआत की थी। तो कुल मिला के यहाँ एक बहामनी किंगडम बनती है, एक विजयनगर बनता है, और ये हौसला वगैरह सब खत्म होकर एंड में विजयनगर
विजयनगरी बनेगा। और इन दोनों की आपस में टसल चलती रहती है, और वो जो कृष्णदेव राय है वो अल्टीमेटली आपको यही विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलेंगे, जो कि कंटेम्परेरी है बाबर के। कहानी समझ में आई आपको विजयनगर एम्पायर की भी? वो कहानी मैंने यहां पे थोड़ी सी कनेक्ट करने की कोशिश की है, और यही से एक और प्रमाण मिलता है कि दो इंपॉर्टेंट लोगों को, साउथ के को छोड़ दिया और वो यहां पे आके एक नया एम्पायर खड़ा कर देते हैं, विजयनगर एम्पायर। कौन है वो दोनों? हरिहर और बुक्का। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में लिखा है, ये आप बता लेना। चलो, इसके बाद अब आप देखिए कि अगला राजा जो बनता है ये है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक देखिए, इसके बीच में एक और भी राजा बनता है, वो इतना नहीं रह पाता, आप समझे बकवास राजा होता है तो हटा दिया जाता है उसको। और ये जो आदमी है ये कजन है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये शुरू के एक फ्लो डायग्राम में मैं बता चुका हूं। और इसकी मम्मी जो है वो हिंदू है, पापा मुस्लिम है, तो वहां से कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कल्चर में मिक्स्ड है ना। तो ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड मॉडल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 45 साल का जो है जब ये गद्दी पे बैठता है, और आप समझ सकते हैं कि ही वॉज ए तुर्को इंडियन ओरिजिन, यानी कि पापा तुर्क और मम्मी इंडियन, तो वैसे आप समझ सकते हैं। और कौन सी थी? भट्टिया प्रिंसेस थी, अगर कोई पूछ ही ले, वो शुरुआत में मैं बता चुका हूं। इसके अलावा जब ये आता है तो इसने बोला कि जो आर्मी और इसकी नोबेलिटी रहेगी, ये इसने आते ही काम किया कि ये जो है हेरिडिटेरी रहेंगे, यानी कि जैसे महामंत्री का बच्चा रहेगा तो उसको भी मंत्री ही बनाया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी को उठा के और को बना दिया। तो ये इससे क्या हो गया, नोबल्स को जो है ना, नोबल्स इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको अपने बच्चों का करियर दिखाने लग जाए, आप सोचो कि आज आप इंस्पेक्टर बन जाओ और मोदी जी ये बोल दें कि कल को जो है ना तुम इंस्पेक्टर हो तो तुम्हारा लड़का इंस्पेक्टर ही बनेगा, ये मैं लिख के देता हूं, तो सोचो कि तुम वोट किसको दोगे? मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? और यही चीज राहुल गांधी बोल दे तो तुम उसको दे दोगे। तो इससे क्या होता है कि लोग आपके कंट्रोल में हो जाते हैं, आपकी नोबिलिटी कंट्रोल में हो जाती है, और आपको जो है हमला नहीं होता है। तो ये एक इसकी सोच अच्छी थी, लेकिन अब वही चीज है कि ये कोई सेंसिबल चीज भी नहीं होती है, बट ठीक है। तो नोबिलिटी को इसने हेरिडिटेरी कर दिया और आर्मी को भी हेरिडिटेरी कर दिया, लेकिन उससे क्या होता है कि लोग ना उस चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं, ये भी एक दिक्कत आती है। ठीक है, फिर एक इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम चलाया था। अब इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि मान लो कि तुमने किसी आर्मी वाले सोल्जर को रखा, उसके पास मान लो कि 100 बंदों की आर्मी है ना, 100 बंदे उसके अंडर काम करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई सिंगर जा रहा है तो बाउंसर बुला लेते हैं, किसी से कॉन्टैक्ट करेगा है ना, तो वो कहेगा कि ठीक है मेरे पास 20 बाउंसर है, मैं ले आऊंगा, तो उसको जो है सीधा सीधा पूरा हिसाब हो जाता है कि अच्छा इतने रुपए तुम्हें दे देंगे। वैसे ही इसने भी ऐसे ही होता था पहले भी, है ना, कि आर्मी जो है इसी तरीके से होता था। वो अलाउद्दीन था जिसने की पूरी आर्मी को सेंट्रलाइज किया। बट यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप किसी से भी, किसी भी बंदे से, किसी भी ट्राइब मैन से, क्योंकि कबीले बहुत ज्यादा होते थे है ना, ट्राइब्स मैन से किसी से भी बोलोगे कि तुम मेरे साथ युद्ध पे चलोगे, तो वो क्या लेते थे? या तो पैसे लेंगे, या दूसरा काम क्या हो सकता है, जमीन ले लेंगे। वही जमीन जो होती है उसको इक्ता बोलते हैं। अब इसने क्या बोला है, पहले क्या होता था, इसके आने से पहले ये होता था कि अगर आप जो है मारे गए, ठीक है, यानी जो आदमी को जमीन मिल रही है अगर वो युद्ध में मारा गया तो ये इक्ता उससे वापस ले लिया जाता था, जब तक वो जिंदा है तभी तक वो रहता था। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने हेरिडिटेरी कर दिया, यानी कि मर गया वो आदमी तब भी जो है ये लैंड का पीस जो है वापस नहीं लेंगे, हम जिसका है उसकी फैमिली को दे देंगे। तो अगेन देखिए कि ये लोग भी खुश, सब खुश चल रहे हैं इसके राज में। ये अलग ही दयालु बादशाह चल रहा है ना। ये कह रहा है मौज करो तुम, अभी मैं दिखाऊंगा ये बहुत कुछ करेगा, है ना। तो इसके अलग अलग ही वो चल रहे हैं। तो इक्ता सिस्टम का भी इसने सही कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया और हेरिडिटेरी बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज है कि मलिक सरवर के बारे में कोई पूछ ले तो वो इसी का वजीर रहा है, मलिक सरवर, है ना, कुछ समय के लिए रहा है, लेकिन इसी का नोबल है। अगर कोई मलिक सरवर के बारे में पूछे तो तुरंत आप मार्क कर देंगे। फिर आप देखिए कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है जिसने पद्मावत लिखी है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो भी इसी टाइम पे ही रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। इसके अलावा ये देखो, है तो हिंदू कल्चर से है, लेकिन हिंदू से भी और टर्क से भी है, बट इसने जो है शरीयत कानून को ज्यादा प्रेफरेंस दी है और शरिया कानून का इसने बहुत स्ट्रांगली लोगों से पालन करवाया है। अगर कोई पूछ ले हॉर्टिकल्चर में जिसने एनकरेज किया, हॉर्टिकल्चर को भी ये भाई एनकरेज कर रहा है। गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनवाता है ना, जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल आज देखते हैं, तो इसने दर उल शिफा, शिफा मतलब होता है कि राहत मिलना, है ना, तो दर उल शिफा जिसको बोलते हैं कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा रहा है। उसके बाद देखिए कि अशोक के जो पिलर हैं, एक है टोपरा वाला, अंबाला वाला, और दूसरा है मेरठ वाला, है ना, उनको जो है ये फिरोजाबाद में लेके आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के 2 पिलर्स कौन लेके आ रहा है, वो भी फिरोज शाह तुगलक ही लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया, यानी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है ये काम कर रहा है और लोगों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं रख रहा है, लिबरल है, उदारवादी है ना। जैसे मोस्ट लिटरेट बोला जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है, लेकिन मोस्ट लिबरल बोला जाएगा तो लिबरल सुल्तान ये है। लिटरेट नहीं लिखा है मैंने, लिबरल लिखा है, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
यार 10 बार बोल दिया, बोलते साइट पे कोर्स नहीं चल रहा। यार साइट पे नहीं चलेगा कोर्स, सिक्योरिटी के रीजन है, आपको बता दिया, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। आप लोग टेलीग्राम पे क्यों नहीं एक्टिव रहते हो, पहले तो ये बताओ। क्या टेलीग्राम जीबी विटमूवर को लाइक करने में तुम्हारी कोई हिंग फटकड़ी लग रही है? वहां पे मैंने 10 बार बता दिया, लैपटॉप का लिंक शेयर कर दिया कि ये लैपटॉप की ऐप है, इसको डाल लो लैपटॉप में चल जाएगा, तब भी नहीं चल रहा है तुम्हारा। सुरेश, आपसे मैं बात करता हूं, और आपका जो ट्रैकिंग आईडी वो न्यू आई है, इसीलिए आपकी वो शायद चल नहीं रही होगी, मैं आपको वो वाली भेज दूंगा, ठीक है? मेरे पास आ गई है वो पिक्चर की फॉर्म में, मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, इसके बाद देखिए कि इसी का एक मिनिस्टर है मलिक मकबूल। ये ध्यान रखना, मलिक मकबूल जो है ये इसको बनाता है प्राइम मिनिस्टर अपना, है ना, और इसको टाइटल देता है खाना-ए जहां। खाना-ए जहां का टाइटल किसको दे रहा है? इसी को दे रहा है। अब देखो इसके बारे में खास बात क्या है, ये जो है ना, ये वारंगल का ब्राह्मण है। ये है ब्राह्मण कहां का? वारंगल का। अब मैं एक खास कहानी आप लोग को बताने वाला हूं कि जो हिंदू ब्राह्मण्स है ना, उनकी कुछ बदतमीजियों की वजह से आप देखिएगा अभी कि बहुत सारे रेपरकशन देखने को मिले हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं। ये आदमी देखिए कि है तो ब्राह्मण है, लेकिन क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया था बाद में इस्लामिक में, तो होता क्या है कि ये बाद में जब ये यहां का वो बन जाता है ना प्राइम मिनिस्टर, तो ये काशी के पंडितों के पास जाता भी है कि भैया मेरे को जो है शुद्धिकरण कर दो। शुद्धिकरण का रास्ता ये लोग खोल के ही नहीं रखते थे उस टाइम पे, कि अगर ये पता क्या बोलते थे, सिर्फ जाने का दरवाजा है, वापस आने का नहीं है। ऐसे अगर पांडे बोलेंगे आपको तो आपको कितना दुख होगा। तो इस आदमी को भैया जी जब गया काशी के पंडितों के पास, तो उन्होंने इसको ये बोल दिया, अब इसके लग गई दिल पे बात। उसके बाद तो भैया सेना लेके गया, जितने भी पंडित थे वहां पे सबको मुस्लिम बनाया इसने उठा के। आप देखिए कि ये सबसे बड़ी हमारे धर्म के अंदर जो है ना, आज कितनी ही बड़ाइयां आप कर लीजिए, लेकिन आप देखिए कि यहां पे ये एनोमलिटी नहीं थी। अगर वहीं पे उसी व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता तो सोचो वो कितना करता आपके लिए, लेकिन नहीं, वहां पे बदतमीजियां चलेंगी। तो अब देखो कि यहां पे क्या बोलना चाहोगे। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं आप तो हिंदू धर्म के इस चीज के बारे में बोलते हो, तो उस चीज के बारे में, कमजोरियों के बारे में बोलता हूं भाई, कमजोरियों के बारे में। मैंने अगर बोला कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, तो क्या वो सिक्योरिटी का रीजन नहीं था? छोड़ना चाहिए था। और ऐसी मैं इनकी भी बात कर रहा हूं, क्यों ना करूं इनकी बात, है ना, कि यहां पे भी गलत हुआ। अगर वो वापसी हिंदू धर्म में आता तो सोचो कि वो कितने बढ़िया बढ़िया काम कर सकता था, लेकिन ना, अब वो इतना पावरफुल इंसान था। फिरोज शाह तुगलक वाज जस्ट लाइक ए पपेट। असली गेम ये आदमी खेल रहा था भाई, ये बहुत ताकतवर था ये आदमी, इसी के पास था सारा का सारा कंट्रोल। लेकिन देखिए क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको भी मुस्लिम बनाया फिर जाके। तो क्योंकि वही दिक्कत है ना, अब नहीं कोई मानता है तो फिर ऐसे, या तो प्यार से मान जाओ या डंडे के जोर पे मान जाओ, नहीं मानेंगे तो फिर यही होगा और क्या होगा। चलिए, ही थोरोली रिवाइज्ड द फिस्कल पॉलिसी। देखो इसने जो है फिस्कल पॉलिसी पूरी की पूरी रिवाइज कर दी ताकि लोगों पे टैक्स का बर्डन भी ना पड़े। आज देखिए ट्रंप जैसे कर रहा है, तो इससे भी जो है इसका राजपाट ताकि मजबूत हो पाए। यानी इसने अपने अंदर के एम्पायर को ना सुदृढ़ करने की कोशिश की। जबकि आप खिलजी वगैरह को देखिए, वो तो बगावतें ही झेल रहा था पूरी की पूरी, वो तो लड़ भिड़ रहा था पागल कुत्ते की तरह सबसे, है ना। लेकिन ये जो आदमी है, ये अंदर के एम्पायर को सुदृढ़ कर रहा है, सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। कोई बुरी चीज तो मेरे को अभी तक नहीं दिखी जो ये करने की कोशिश कर रहा था, है ना। और ऐसा भी नहीं था कि सबके साथ कोई तसीहे कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इसकी लिबरल पॉलिसी थी, एंड दैट वाज वेरी गुड, है ना, कि आपका जो पूरा का पूरा रूल है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो, है ना। आप एक्सपेंशन की तरफ सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे। हम जो है हम उसको अच्छा राजा मान लेते हैं जो एक्सपेंशन, जिसने सबसे ज्यादा एरिया जीत लिया उसको अच्छा राजा। टट्टू का अच्छा राजा, अगर वहां की प्रजा कितनी दुखी थी, कभी पढ़ो तुम इतिहासकारों को किताब खोल के, तो तुम्हें पता लगे कि जो जितना ज्यादा एम्बिशियस राजा था उसकी प्रजा उतनी ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो सारा पैसा तो युद्धों में लगा देता था, ढंग के कोई काम तो हो नहीं पाते थे एम्पायर के अंदर, है ना। कभी उधर जा रहे हैं उसके बंदे, कभी उधर जा रहे हैं, लड़ खप रहे हैं, है ना। कितनी औरतें जो है विधवा हो रही हैं, कितनी बच्चे बिना बाप के बैठे हैं वहां, तो बहुत सारा दुर्गति हो रहा है ना, औरतों के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है एक राजा को मापने का कि वो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जीत ले तो वो सबसे बड़ा राजा हो, टट्टू का राजा हो गया, है ना। जो अच्छे काम करते, वो जो पूरी प्रजा के अंदर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट कर दे, वो है बेहतर राजा। तो इसने ये काफी बेहतर काम किए हैं जो हमें देखने को मिल भी रहे हैं कि टैक्सेस का बर्डन रिड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारे लोगों में, जैसे आप देखो कि पहले क्या होता था कि कोई भी मिलिट्री वाला गया, किसी को भी गाली दे रहा है, किसी के साथ मार कुटाई कर रहा है, या आप देखिए कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कोई है, किसी का अंग काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सब जो है इसने थोड़ा कंट्रोल में किया, पनिशमेंट्स को थोड़ा कम किया, कि ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चरस फील करें। उसके बाद इरिगेशन का अगर कोई पूछ ले कि इरिगेशन जो है ना, किसने इरिगेशन टैक्स किसने स्टार्ट किया, तो वो इसी ने स्टार्ट किया था, जिसको आप बोल सकते हैं हकेश शर्ब। ठीक है,
हके शर्ब। ये है इरिगेशन का टैक्स। अगर कोई पूछ ले कि इरिगेशन को किसने स्टार्ट करवाया तो वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। मैं वहीं पे लिख देता हूँ गयासुद्दीन पे ही, शायद मैंने ना लिखा हो, एक बार रुक जाइए बस। कहाँ गया गयासुद्दीन, लिख देते हैं वहीं जाके, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। इरिगेशन को स्टार्ट जो करवाया है, इरिगेशन को स्टार्ट करवाया है गयासुद्दीन ने। स्टार्ट किसने करवाया है? गयासुद्दीन ने। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स इंपोजिशन का काम है, पहली बार टैक्स कौन लगा रहा है इरिगेशन पे, वो आप समझना, ठीक है। इरिगेशन पे टैक्स जो लगा रहा है फिरोज शाह तुगलक लगा रहा है, ठीक है जी। और ये जो है अगर कोई पूछ ले कि कितना था तो आप बोलेंगे 10% ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी आपने उगाया है उसका 10% जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को जाएगा या फिर इसको जाएगा, सीधा आप बता सकते हैं। इसकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछ ले कि कौन सी है इसकी ऑटोबायोग्राफी, तो फतूहत फिरोज शाही जो है इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इसने जो है एक स्कॉलर इसके टाइम पे रहा है जियाउद्दीन बरानी, जिसको बहुत सपोर्ट किया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जियाउद्दीन बरानी जो है दो लोग के टाइम पे है, मोहम्मद बिन तुगलक के और आपका फिरोज शाह तुगलक के। इसके बाद देखिए कि इसने एक राजदूत भेजा है खलीफा के पास भी, ठीक है, बगदाद के खलीफा के पास। और ये आप देखिए कि वैसे भी करते ही करते थे, क्योंकि ये एक तरह से परमिशन लेते थे मुस्लिम जगत से, है ना, वहां के खलीफा से, कि भैया आपके हम छत्र छाया में रहना चाहते हैं, वो इनको परमिशन दे देते थे। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी, है ना। जैसे हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में पॉप के नाम से कितने लोगों ने राज किया, वैसे ही ऐसा था, है ना, कि खलीफा के नाम पे ये सब राज करते थे और उसी को अपना मेन हेड मान के, मेन लीडर मान के, और उसी के नाम पे राज करते रहते थे। तो ये आपको समझना है कि वहां से एक इसको परमिशन मिल गई, फॉर्मल परमिशन। अशोक की शिलालेखों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लुम्बिनी से इंडिया में जो ला रहा है वो यही ला रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर हाँ, कुतुब मीनार की बात करते हैं अगर, तो कुतुब मीनार का देखिए कि स्टार्ट किसने करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। फिर उसको जो है कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, है ना, उसी के जमाई ने। और इसके बाद अब देखो इस टाइम तक जो है कुतुब मीनार जर्जर हो चुकी है। अब इसकी रेनोवेशन का काम अगर कोई पूछ ले तो कुतुब मीनार की रेनोवेशन जो है इसने करवाई है। और यहां पे कुतुब मीनार का एक और माला बनवाता है, ये फिफ्थ स्टोरी कुतुब मीनार की जो है यही बनवा रहा है। अगर कोई पेपर में पूछे तो आप बता सकते हो, बिल्कुल खलीफा का नाम लेके, ठीक है। उसके बाद एक मस्जिद है लट की मस्जिद, ठीक है, ये आप देखेंगे दिल्ली वगैरह के आसपास के एरिया में, तो यहाँ लट की मस्जिद आपको दिख जाएगी, ये इसी के आसपास ही है, ठीक है। तो ये भी इसी ने बनवानी है। और जियाउद्दीन बरानी ने जो है, क्योंकि 1285 से 1358 के आसपास के टाइम में रहा है, तो इसने पूरी की पूरी क्रॉनिकल लिखी है, ठीक है। क्रॉनिकल मतलब होता है कि पूरा बादशाह के बारे में लिखना, पूरी कहानी, है ना। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी गई है उसके द्वारा वो 1356 में लिखी गई, पहले वाली जो है 1356 में लिखी गई है। ये पेपर में पूछा गया है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। पेपर में ये पूछा था कि पहली क्रॉनिकल के बाद जो दूसरी लिखी गई उसके बीच में टाइम इंटरवल कितना था, तो इसका उत्तर होना था 2 साल, है ना। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पहली क्रॉनिकल लिखी, उसके बाद 2 साल के बाद जो है अगला वर्जन लिखा था, सेकंड वाला, अनदर वाला, ठीक है। तो ये पेपर में आया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कब लिखी है। इसके बाद जो है जियाउद्दीन बरानी ने और भी कुछ किताबें लिखी, जैसे फतवाए जहादरी, सनाए मोहम्मदी, तारीख है बारमाकी। तो ये सारी जियाउद्दीन बरानी की किताबें हैं, पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस राइटर है तो आपको बताना ही पड़ेगा। फिर ये आदमी जो है बहुत सारी सिटीज का निर्माण कर रहा है ना, जैसे जोना खान जो है वो कर रहा है ना, तो वो आदिलाबाद वगैरह वाला मैंने बताया आपको, है ना, जहांपना सिटी बताया। तो ऐसी ये भी नए नए शहरों का निर्माण करवा रहा है। ये कौन सी सिटीज बनवा रहा है, एक बनवा रहा है फतेहाबाद, है ना, आपने देखा हुआ हरियाणा के पास। फिर एक बनवा रहा है जौनपुर, जोना खान के नाम पे। फिर जौनपुर का ही नाम जो है सिराजे हिंद भी है, ये भी आप अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। फिर इसका नाम फिरोज शाह है, तो ये फिरोजपुर भी बनवा रहा है, आप देखिए। और एक आपने दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो भी इसी के नाम पे था, जिसको आज जो है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से आप जानते हैं। फिर इसके बाद देखो हिसार भी इसी ने बनवाया, फिरोजाबाद भी इसी का है। और फिरोजाबाद का एक और नाम है ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछ ही ले कि ग्लास सिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो वो फिरोजाबाद है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद इसने, ये तो मैंने बता ही दिया है, सारे का सारा हो गया ना, ये सेम ही आ गया क्या? एक सेकंड रुकिए बस, एक मिनट, क्या हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, ये सेम ही रिपीट हो गया शायद, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए कि इसने बहुत सारी कैनाल्स भी बनवाई।
क्योंकि इरिगेशन को बढ़ावा देना है और इरिगेशन के ऊपर टैक्स भी लगा रहा है, जिसको शर्ब बोलते हैं, हके शर्ब है ना। शर्ब मतलब इरिगेशन पे टैक्स, शराब पे नहीं, शर्ब इरिगेशन पे हो गया। तो इसने जो है बहुत सारी कैनाल्स बनवाई। अब कैनाल बनवाएगा तो ऑब्वियसली बात है, मान लो कि ये रिवर है, अब ये रिवर मेन बह रही है और आप बहुत सारे किसानों के इस तरफ खेत हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से जो है ट्रिब्यूटरी सी बना देगा एक, यूं यूं करके, तो वो जो है तभी तो उनको मिलेगा पानी। तो वो जो इरिगेशन का सिस्टम है इसने बहुत ज्यादा प्रचलन में किया। हालांकि गाजी मलिक ने, गयासुद्दीन ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसने उसको पीक पे पहुंचाया, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ही कंस्ट्रक्टेड जो है कैनाल्स। अच्छा, गाजी मलिक ने एक और काम किया था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी बनवाया था। अब गाजी मलिक में ये भी लिख लेना, है ना। मेरे दिमाग में जो चीज़ आती जा रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। ये कोई इतना आसान नहीं रहता, कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है तो फिर हो जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट भी याद रखना, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट भी गाजी मलिक का ही है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया आपका। अब जो है, चलिए अब देखो ये कैनाल्स को कहाँ कहाँ बनवाएगा। ये पेपर में सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कैनाल्स के। आप जो नहीं भी आ रखा, मैंने सारी कैनाल यहाँ पे बता दी जो इसने बनवाई है, क्योंकि जो नहीं आ रखी वो आ जाएगी आगे, तो फिर क्या करोगे। तो आप देखिए ये यमुना के तट पे जो है, यमुना के तट पे एक कैनाल बनवा रहा है, यानी कि हिसार के अंदर अगर बोलेंगे तो हिसार के पास यमुना है ना। यमुना हरियाणा में ही बह रही है, तो वहां पर ये बनवा रहा है। फिर दूसरा देखिए कि घग्गर कहाँ पे बहती है, चंडीगढ़ के एरिया के आसपास, पंजाब में, रोपड़ चंडीगढ़, है ना। तो घग्गर वहां बह रही है, तो वहां देखिए कि सतलुज टू दी घग्गर, ये देखो ये एक कैनाल बनवा दी, ठीक है। इसके अलावा घग्गर टू फिरोजाबाद, आप देखो घग्गर से फिरोजाबाद वाली, और फिर जो है मांडवी एंड सिरमौर हिल्स। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूं कि कहां से कहां तक वो कौन सी बनवा रहा है, ये सीधा सीधा बता रखा है, पेपर में आ रखे हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो कौन सी नदी है कि उनको जोड़ रहा है, जैसे आज SYL का मुद्दा हो गया है ना, कि यमुना को इस तरफ से लिंक कर दो सतलुज से, वैसे ही आप समझ लीजिए कि इसने जो है सतलुज को घग्गर से लिंक कर दिया। ऐसे ऐसे करके जो है पूरी पूरी कैनाल्स बनवा दी, फिर घग्गर से जो है आगे फिरोजाबाद में उसको कनेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही मांडवी और सिरमौर हिल्स में जो है वो उसको जो है हांसी से कनेक्ट कर दिया। हांसी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो जींद के आसपास का एरिया पड़ता है हांसी। तो इस तरीके से जो इसने किया। अब देखो कि सब चीजें अच्छी करेगा ये भी कोई जरूरी नहीं होता, कोई बादशाह इतने टाइम पीरियड में चल रहा है ना, तो सब कुछ ही अच्छा करके जाए ये मैं कहीं नहीं आपको गारंटी ले रहा हूं। अब देखो काफी साल राज करके गया है, कितना हो गया, 37 ईयर्स के आसपास होगा, तो बहुत लंबा राज है। तो इसने क्या किया अपने टाइम में, पेंटिंग्स को जो है ना लगी हुई थी सारी की सारी पेंटिंग्स हटवा दी। अगर कोई पूछ लेगी इतना मोनोटोनस क्यों था, तो मन्ना कौन ही मेरा, बट इसने सारी पेंटिंग्स हटवा दी थी, है ना। इसके बाद 2 कॉइन्स इसने इंट्रोड्यूस किए। देखो कॉइन्स की जो चीज है वो हमने इल्तुतमिश में भी पढ़ी थी, टॉन्सिल से मैंने याद करवाया था, टंका और सिल्वर, है ना। टंका जो होता है वो सिल्वर होता है, और दूसरा जो है वो भी बताया था आपको, टंका हो गया और जीतल वाला हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो कि कौन से 2 हैं, वो थे इल्तुतमिश के, ये है फिरोज शाह तुगलक के। पहला है अद्धा। अब ये अधिया या आधे से तो मेरे को यही समझ में आता है कि ये क्वार्टर और आधा ये क्या चल रहा है भाई, है ये थोड़ा सा पीने में विश्वास रखता होगा कि 2 जाम लगा लें आज, है ना। तो इसने देखो नाम भी क्या आधा तो 50% इसके अंदर होता था जीतल। फिर दूसरा था बिक, बिक में होता था 25% जीतल, क्वार्टर था ये है आधिया और ये है क्वार्टर। अब तुम याद रखोगे, तुम्हें सब याद रहेगा आज क्लास के अंदर। ये क्या बोल रहा है, चौर मीनार, चौर मीनार तो खिलजी के टाइम की है भाई, क्या हो गया तुम्हें। अच्छा, वीडियोज आर एक्चुअली गुड एंड हेल्पफुल ना, बिल्कुल रहेंगी रहेंगी, है ना। चलिए इसके बाद देखिए इसने रॉयल फैक्ट्रियां भी बनवाई जिनको कारखाना बोलते हो। इसका पूरा ध्यान था कि डेवलपमेंट पे, तो ये बहुत अच्छा काम किया, है ना। और बहुत सारे स्लेव्स वहां पे रखे, नहीं तो आप देखो कि स्लेव तो लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे, लेकिन ये कारखानों में भी रख लिए इसने, तो अच्छा काम किया। जिनका जोर है तो वो जोर को वहां पे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इसने भी कोशिश की बंगाल सल्तनत को जीतने की, लेकिन अगेन वो अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि इसका सारा जोर जो है वो अपनी डेवलपमेंट में, अपने साम्राज्य की डेवलपमेंट में चल रहा था। तो बंगाल को ये फतेह नहीं कर पाया, और बंगाल वाले बहुत जिद्दी है, वो मान नहीं रहे हैं, है ना। वो किसी के अंडर नहीं आना चाह रहे, तो अगेन बंगाल से फ्री हो गया। इसके अलावा इसने उड़ीसा वालों को भी फंसाना चाहा, जजनगर में, है ना। तो आप देखिए कि जब उड़ीसा पे आक्रमण करता है 1361 में, तो उनको भी अपने अंडर रखने की कोशिश करता है, और वो भी बहुत ज्यादा का जो है विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत सक्सेसफुल वहां पे नहीं हो पाता है, अगेन हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन एक काम आप ध्यान रखना कि जब वहां पे कैंपेन कर रहा था, तो वहां पे आप देखिए कि जो जगन्नाथ टेम्पल है, भगवान जगन्नाथ का टेम्पल पुरी के अंदर है ना। मैं भी गया था एक बार जब मैं वेदांता में था, बहुत शानदार टेम्पल है ना, और एक अलग ही सुखद अनुभव होगा आपको यहाँ पे जाके। पास में एक बीच भी है। तो कुल मिला के आप समझना कि यहाँ पे देखो कि जब ये जा रहा है तो यहाँ पे मंदिर को तोड़ फोड़ भी हो रही है, क्योंकि वहां पे युद्ध हो रहा है। तो डेफिनेटली मैंने वही बोला ना, ये कहीं
गारंटीड नहीं है कि वो सारे ही काम अच्छे करेगा, बट मैक्सिमम उसने अपने साम्राज्य की डेवलपमेंट के लिए किया। बट इस कैंपेन में, उड़ीसा वाली कैंपेन में जो है, ये एक उससे दुष्ट काम जरूर हुआ है। चलिए, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है। अब देखो, इसने 4 नए टैक्सेस भी इंपोज किए। जैसे मैंने बोला ना कि खिलजी ने टैक्स किए थे, घराई, चराई, जजिया वाला उसने लॉन्च कर दिया था, या फिर एक आप कहिए कि उसने और भी लॉन्च किया था, कौन सा था, खराज उसने भी लॉन्च किया था, है ना, लैंड टैक्स। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आप देखिए कि मेजर जो है ना, ये सारे टैक्स इससे बिलोंग करते हैं। दिल्ली सल्तनत में यहाँ से आता है मेन टैक्सेस का खेल, कि ये 4 टैक्स लगाता है। पहला है खराज। खराज होता है लैंड का टैक्स। मैंने आपको बताया था पूरी लैंड का 1/10 भाग, यानी 10% भाग जो है वो बादशाह का माना जाएगा। कोई बहुत ज्यादा नहीं है। खिलजी तो भैया 50% ले रहा था, और ये आदमी सिर्फ 10% ले रहा। बताओ किसको दुख होगा ये 10% देने में? क्या ये अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ 10% टैक्स कर रहे हैं पूरी की पूरी फसल का? कितना बढ़िया चीज है। 50% देने में तो सबकी फटती है भाई, 10% तो हर कोई दे देगा, किसी को दुखेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसने किया ज़कात। ज़कात जो है वो 2.5% का टैक्स है ना। और ये एक तरह से आप कह लीजिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर है। और किसकी प्रॉपर्टी पे है? एक तरह से मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी पे। मुद्दे की बात ये है कि आप जितना भी कमा रहे हैं, बना रहे हैं, उसका 2.5% आपको अच्छे कामों में लगाना है, धर्म की प्रोपागेशन में लगाना है। तो वो सारे का सारे ये ज़कात उनसे लेता था। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जजिया क्यों ले रहे हो? फिर इसने जो है जजिया भी स्टार्ट कर दिया। और जजिया देखो कि वैसे पूरी की पूरी अभी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप ये समझना कि जजिया तो स्टार्ट था, लेकिन इसने ब्राह्मण से भी लेना शुरू कर दिया। इसने बोला कि ऐसा नहीं करेंगे कि हम ब्राह्मण को छोड़ देंगे, ब्राह्मण से भी लेंगे। तो अगर कोई पूछ ले कि ब्राह्मण से भी जजिया किसने लेना शुरू कर दिया था, अब तक सब लोग नॉन ब्राह्मण से ले रहे थे, लेकिन ब्राह्मण से इसने लेना शुरू कर दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जजिया जो है पर्टिकुलरली ऑन हिंदूज था, आपको पता ही है। और आप देखिए कि विमेन और जो चिल्ड्रन है, कोई भी काम कर रहा है तो सब ये जो है सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन को एग्जाम्प्ट करके जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर भी लग रहा है, यानी कि औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा कि वो अगर काम कर रहे हैं तो उनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो ये एक सही चीज थी। बट मुद्दे की बात यह है कि ये भी एक तरह से मुस्लिम धर्म की प्रोपागेशन के लिए यूज होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कोई सेंसिबल चीज नहीं बैठती है, लेकिन अब ले रहा था तो ले रहा था। फिर तीसरा एक टेक्स्ट, ये चौथे का भी बता दिया, पहले 2 का बता दिया, ये है खम। इसको ये क्या होता था? ये होता था बूटी। आपने कल की मूवी देखी है? कल की मूवी, उसमें क्या होता था कि ये मेरी बूटी है, आप याद कीजिए, है ना। बूटी नहीं बोलते उसमें, बाउंटी, बाउंटी बोलते थे, बाउंटी हंटर, है ना। कि अच्छा इसको अगर पकड़ लिया तो इतने पैसे मिलेंगे वहां से, है ना। तो वो बाउंटी हंटर याद है? तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि जो इसके साथ जाते थे ना, वो क्या करते थे? बाउंटी हंट के तौर पे जाते थे। यानी कि जो भी इसके साथ एक मर्सनरी के तौर पे योद्धा जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो वो अगर जाएंगे वहां लड़ने के लिए तो वहां पे लूटपाट भी मचाएंगे, और वहां से आम इंसानों का खजाना भी खोसेंगे। डाकू वाला काम ही हो गया, है ना। तो जब वो जितना भी खजाना लूट के लाएंगे, उसमें से 20% जो है इसको देना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। या फिर हाँ, 1/5 मतलब कितना हो गया? 20%। 20% ऑफ दी बूटी जो है वो इसको जो है बादशाह को देना पड़ेगा, बाकी का आप रख सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े टैक्सेस नहीं लगाए, छोटे छोटे ही लगा रखे हैं इन पे, ये आप समझिए। इसके बाद आप देखिए कि शरीयत को जो है इसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, ये मैंने बता दिया है। और दूसरा क्या है? प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप, कि औरतें जो बाहर वर्शिप करने नहीं जा सकती, वो इसने बंद कर दिया। दर उल शिफा यानी हॉस्पिटल गरीबों के लिए खोले। तो बहुत अच्छे काम भी किए, कुछ कुछ गड़बड़ें भी की, वो मैंने आपको दोनों ही बता दी हैं इसके अंदर। अब जजिया का पूरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जजिया के बारे में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई पूछ ले कि भारत में सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। वो कब लगाया था? 712 AD में, जब ये किस पे आक्रमण करता है? सिंध पे करता है, और राजा दाहिर को हरा देता है, क्योंकि वो एरिया इनके अंडर आ गया था। और ये कौन था? अरब था एक, ठीक है। ही वॉज अरब, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये अरब था। और जो आगे हम सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे वो भी क्या रहेगी? अरब रहेगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं वहाँ एक जगह पे कंपाइल कर देता हूँ कुछ चीज़ें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं है, कौन से पेन से लिखे हैं भाई, इससे लिख देते हैं। ये तो हो गए टर्क, मामलुक, खिलजी और तुगलक। और जो सैयद है, सैयद जो हो गए, ये हो गए अरब, ये हो गए अरब। और क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, लोधीज जो हो गए, लोधी जो थे वो क्या थे? अफगान थे। तो सबसे पहला अफगान एम्पायर जो है वो लोधी ही बनाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा अफगान एम्पायर शेरशाह सूरी बनाएंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ये सबके बारे में लिख दिया है एक ही स्लाइड में, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। बहुत मुश्किल है भाई चीज़ों को कंपाइल करवाना, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो।
चलिए, ये हो गया पहला जजिया का पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या पॉइंट है कि अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहली बार किसने लगाया, और वो दिल्ली सल्तनत से ही लगेगा, क्योंकि इससे पहले तो हिंदू साम्राज्य थे, तो हिंदू हिंदू के ऊपर ही जजिया लगाएंगे, ये कोई सेंस नहीं बैठता है ना। अगर मुस्लिम की भाषा में देखेंगे कि हिंदूज अपने ऊपर, अपने बंदों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, रिलीजियस टैक्स, तो वो ज़कात बन जाएगा फिर, आप अगर सोच पाओ तो इस चीज को, है ना। तो क्योंकि ये गैर मुस्लिम के ऊपर लगा रहे थे जजिया, तो आपको समझना है कि पहली बार देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आ रहा है भारत के अंदर, और यही साम्राज्य के स्थापित कर रहा है, यहाँ पे आके हिंदू साम्राज्य को हटा रहा है और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर रहा है ना। तो आप देखो कि यहाँ के लोग कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं उतने अच्छे से, बट क्या करें, मजबूरी है। और यहाँ पे उनका कल्चरल शिफ्ट अलग से चल रहा है, पूरा का पूरा कल्चर का ही नष्ट करे जा रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं लोग, बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है सबसे पहले आके यहाँ पे जजिया लगाता है। अब देखो कि एक लोगों ने मेरे से, कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन उनको हो रहा था, क्वेश्चन पूछा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उन्होंने पूछा था कौन से युद्ध का पूछा था, भीमदेव का। उन्होंने पूछा था कि जो सोलंकीज के राजा भीमदेव हैं, ये जो है ये तो घोरी को हरा देते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। उस पूरी की पूरी क्लास में देखना, एक स्लाइड ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भीमदेव को हराता है। तो मैं वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जो भीम है वो किसको हरा रहे हैं, वो घोरी को हरा रहे हैं, और इसका बदला लेने के लिए 1197 एडी में, लगभग मोटा मोटा 20 साल के बाद आप कह सकते हो, 1197 में, है ना, घोरी को ये हरा रहे हैं। और इसको जो है यहां पे देखिए कि जो अपना ऐबक है, ऐबक वो बदला लेता है, पूरा करता है, और वो आकर जो है इनको हरा देता है। आपको ये समझना है, ऐबक यहाँ पे जीत जाएगा, मोटा मोटा 1197 की वो बात है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि जीता कौन, तो आप घोरी और ऐबक, बेशक से ऐबक जो है उसी का जनरल है, लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिए, पहले वाले में हार गया था घोरी, लेकिन वापस से जब भेजा है तो ऐबक जो है वहां पे जीत गया है। ये कुछ वैसे ही आप समझ सकते हैं कि बैटल ऑफ तराइन जैसा, कि 1 में जो है जैसे घोरी हार गया, 2 में जीत गया, वैसा आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सभी के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन ब्राह्मण्स को एग्जम्प्ट कर दिया, उनके ऊपर टैक्स नहीं था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कि कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब आ रहा है, इनका डेट्स वगैरह आप याद कर लेना, है ना, कि ये कब से कब तक है, ये कब से कब तक है, अब सारी तो मैं करवा के आ रहा हूं, वो डेट्स यहां पे नहीं लिख रहा हूं प्लीज, है ना। वो अगर पेपर में कल को आ जाएगा तो आप प्लीज डेट्स को भी याद कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं ये बात यहां पे कि डेट्स आप सारी की सारी याद करो कि कौन सा बादशाह कब से कब तक है, ताकि वो चीज रहे। जैसे ये 712 एडी है, ऐसी सबकी याद कर लेना, है ना, कि 1197 के बाद का टाइम अगर देखें, 1204 1205 के आसपास का, तो ये ऐबक ही है, तो ये उस टाइम पे कर रहा होगा ये सारी कहानी, है ना। और जो फिरोज शाह तुगलक है, ये इंपोज कर रहा है जजिया किसके ऊपर, ब्राह्मण्स पर भी ऑल्सो लिख दिया है। तो यानी जजिया पहले से चलता रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर भी इंपोज कर दिया गया है। यार फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीसी में नहीं चल रहा, दे तो दी भाई पीसी की एप्लीकेशन, आपको क्या नहीं चल रही है पीसी में किसी की भी एप्लीकेशन। मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी है ना, वो लैपटॉप में नहीं चले, मैं खुद ही चला के देखता हूं यार, पता नहीं तुम लोग क्या चला रहे हो। आप टेलीग्राम जीबी बिटमोर पे देखो, वहां पे डाल तो दिया है यार, वो नई एप्लीकेशन एक डाली है, उसको आप कर ही नहीं रहे हो। वेबसाइट पे करोगे तो नहीं होगा, वो नई एप्लीकेशन डाल दी भाई, लैपटॉप की नई एप्लीकेशन डाल दी, 10 बार बोल दिया, क्या करूं, इसकी एक वीडियो ही बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। मैं पहले खुद ही डाल के देख लेता हूं अपने लैपटॉप में, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है आप लोग की। सब तो कह नहीं चल रही है, 2-4 बच्चे हुड़दंग मचा रखे कि नहीं चल रही। फिर देखिए कि जजिया जो है वो कब एबॉलिश होता है, अकबर के टाइम में होता है। अकबर कौन से टाइम पीरियड का है, मोटा मोटा 16th सेंचुरी का है ना। अगर अब मैं देखता भी हूं तो आप देखो कि 1526 के आसपास का वो बाबर वाला हो गया, है ना। और 1526 से हम आगे जाएंगे तो फिर हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद जो है फिर मेन जो है आप अकबर को देख सकते हैं। मोटा मोटा 1550 से लेके, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ एक रफ आइडिया, है ना, 1550 हम मान लीजिए, 1550 के आसपास का टाइम, तो 16th सेंचुरी होगी। वो 1500 कुछ भी होगा तो वो 16th सेंचुरी मानी जाती है ना। 1501 से लेके 1599 तक जो है 16th मानी जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगली जो होगी वो 1601 1602 वो 17th मानी जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 16th सेंचुरी कौन सी है, 1550 1551 1501 ये सब जो है 16th मानी जाएगी। तो कुल मिला के अकबर ने जो है इस टाइम पीरियड में जो है इसको एबॉलिश कर दिया था, तो ये हमें पता है। और फिर भी याद रखिएगा, ये पूरा जजिया का ही मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद री इम्पोज कौन करेगा, अकबर के बाद कौन आएगा, अकबर का बेटा जो है जहांगीर, है ना। खुसरो को तो बैठने नहीं दे रहा है, उसको तो पहले उसकी आंख उख निकाल दी, ये सब विरोध हो रहा है ना। वो सब एक अलग कहानी है, वो वहीं पढ़ लेंगे। बट जब वो बैठ जाता है जहांगीर गद्दी पे आके, तो वो री इम्पोज कर देता है जजिया को, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सॉरी, जहांगीर री इम्पोज कह रहा हूँ, जहांगीर बैठ जाता है गद्दी पे। फिर जहांगीर के जो आगे बच्चे हैं, है ना, तो उनमें से एक है औरंगजेब, शाहजहां
शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, है ना। तो ये कुछ सीक्वेंस चल रहा है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका जो है आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, औरंगजेब, ठीक है। तो दारा शिकोह के साथ इसका युद्ध होता है और ये जीत जाता है और अल्टीमेटली जो है खुद गद्दी पे बैठ जाता है और आकर ये कट्टर बादशाह है, बहुत बर्बरता करता है। ये भी जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तुड़वाने का काम ये आदमी कर रहा है ना। वहाँ पे जो है मस्जिदें बनवाने का ये आदमी काम कर रहा है। बहुत क्रूरता ये दिखाता है औरंगजेब। और अभी एक मूवी आने वाली है छावा, वो भी औरंगजेब से ही मेल खाती है ना। तो संभाजी महाराज वाली होगी, शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए, ये सारे औरंगजेब के टाइम के हैं। गुरु तेग बहादुर जी हो गए, ये भी औरंगजेब के टाइम के हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है औरंगजेब के टाइम का, ये उल्टे पुल्टे तो काम कर ही रहा है और जजिया को भी रीइंपोज कर रहा है। और ये काम हो रहा है 17th सेंचुरी में, समझ गए। तो वहाँ औरंगजेब में मैं पढ़ाऊंगा कि 1600 समथिंग में जो है 1679 के शायद अराउंड जो है ये रीइंपोज करता है जजिया। तो वहाँ मैं पूरा ये बताऊंगा ही। तो ये जजिया की पूरी कहानी मैंने आप लोग को समझा दी है, ये हिंदी में भी लिख दी है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, पढ़ लेना इसको हिंदी वाले। हो प्रभु, क्या कह रहे हैं? छावा आ रही है, बिल्कुल 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 छावा आ रही है, बहुत शानदार फिल्म, देख के आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु टुक स्टेप्स टू हैव हिंदूज रिलीजियस वर्क्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शियन। अभी मैं फिरोज शाह तुगलक पे ही हूं और ये देखिए कि हिंदूज के जो टेक्स्ट हैं उनको पर्शियन में कन्वर्ट करवा रहे, जो संस्कृत वाले हैं उनको पर्शियन में भाषा में कन्वर्ट करवा रहे ताकि लोग इसको भी पढ़ें। तो ये भी एक बढ़िया काम चल रहा है। फिर एक तारीख है फिरोज शाही किताब लिखी है, वो किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हो। इसके अलावा राज वहाज आर द नेम गिवन टू देम इन इंडो पर्शियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है, एक इसका टॉम्ब अगर कोई पूछ ले कहाँ पे, तो हौज खास में है इसका टॉम्ब, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक इसने मदरसा वगैरह भी बनवाया था, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इन्हीं का जो है आखिरी रूलर, देखो रूलर्स तो बीच में बहुत सारे आ रहे हैं, अब उनके बारे में कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें कि हर रूलर के बारे में ही पढ़ें। जो काम के रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर हैं, उनको पढ़ते हैं। अब देखो इतने सारे लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर दिया, अगर एसएससी या कोई रेलवे वाला उसको छोड़ के और किसी नाकाबिल और टुच्चे रूलर के बारे में पूछता है तो ऐसा लगता है कि वो इंसान की सोच ही टुच्ची है। फिर यही आप कह सकते हो, है ना, कि आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के एक घटिया सी चीज़ पूछोगे तो दैट इज कंप्लीटली नॉनसेंस। तो चलिए, बट कुछ नहीं, हम यही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जितने रूलर हैं कोई भी नहीं पढ़ाता है उन सब रूलर्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्या पढ़ाऊँ मैं उनके बारे में, है ना। आए, खाया, हगा और निकल लिया, ऐसा करके वाली बात है उनकी। तो चलो लास्ट रूलर की बात करता हूं तुगलक डायनेस्टी का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये है नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे ये कोई बहुत ज्यादा वीक रूलर है, ये तो भाई है ना, देख के पता लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है डर के मारे बेचारे का हालत पतली हो रखी है ना। तो आप देखिए कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी को कौन हटकाता है? तिमूर हटकाता है। आप देखो तिमूर आता है और पूरे का पूरा जो है इसके राजपाट में जो है ना सब उथल पुथल करके रखता है, बहुत इसको परेशान करके रखता है। तो ये भाई सब गायब हो जाता है वहां से, है ना। तो पहले साल तो गायब हो जाता है जब तिमूर आता है डर डुर के, फिर उसके बाद जो है 1-2 साल के बाद गायब जब हो जाता है तो वापस आता है ना। तो आप देखो कि वापस आता है तो देखता है कि कहीं पे राज सिंहासन उल्टा पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है ना, वो बर्तन उधर गिरे हुए हैं, इसकी बेचारे की तलवार उधर घूम रही है। तो उसके बाद जब देखता है तो पूछता है प्रजा से कि क्या हुआ, तो वो बोलते कि अरे बादशाह सलामत, आप कहाँ थे, हम आप सबको ढूंढ रहे थे कि आप हमें बचाओगे। उधर से तैमूर ने हमारी पेट गिली कर रखी थी, वो आके रोज हमें टॉर्चर करता था, हमारी लड़कियां उठा के ले गया, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, हैं, कहाँ घूम रहे थे आप? तो बोलता अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो, हौसला रखो, हम जो है इसका मुकाबला करेंगे, टेंशन नहीं लेनी तुम सबने, है ना, चलो इस सिंहासन को सीधा करो, इस पर मैं बैठूंगा। तो उनको जैसे तैसे हौसला देता है, इतने में तैमूर फिर अटैक कर देता है, फिर ये निकल लेता पतली गली से, उनको समझा के जाता है कि हौसला नहीं हारना तुमने, है ना, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और खुद पतली गली से निकल लेता है। उसके बाद इसका आता पता ही नहीं लगता कि कहाँ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है इनका जो है सत्यानाश हो जाता है। और ये मेन कारण आप बोलेंगे तो तिमूर लंग है, या फिर कहें कि मंगोल इन्वेजन है। मंगोल इन्वेजन वॉज द मेन रीजन कि ये जो है यहां पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, 1398 के अराउंड में ये पूरी की पूरी सल्तनत फिर से कोलैप्स हो जाती है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसका नहीं मैंने देखा भाई, गैंग प्रो वो बैड एस वाला नहीं देखा मैंने, देखूंगा, देख के बताऊंगा कैसा है। चलो ये बताओ, देखो ये 2 वगैरह जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में मेरे को जो है मिक्स करवा के करवाने थे क्वेश्चन। इससे पुराने वाला कौन सा था अपना,
खिलजियों के साथ। तो खिलजी और तुगलक के पास मेरे सारे ना 1 2 3 ऐसे लाइन में थे, तो इसलिए आप देखना कि खिलजी वाले में कहीं ना कहीं आपको मिसिंग मिलेंगे कुछ नंबर, और कुछ यहाँ पे मिसिंग मिलेंगे, जैसे यहाँ 1 नहीं है, तो वो समझ लेना कि ये मेरे पास जम्बल्ड क्वेश्चन नहीं थे, ये सारे लाइन में थे, तो इसलिए मैंने इधर के इधर रख दिए, उधर के उधर रख दिए, फिर कहाँ मैं नंबरिंग को चेंज करता फिरता, तो इसलिए नंबरिंग के ऊपर मत जाना आप। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर people of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan, therefore in order to punish them Sultan decided to shift the capital। अब ये किसके टाइम में हो रहा है, ये कौन सा राइटर ये सब लिख रहा है, देखो कितनी फनी फनी सी बातें चल रही है ना। तो ये सारा का सारा खेल देखो इब्न बतूता बता रहा है सी में कि भैया सुल्तान को गाली देने के लिए लोग लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब करतूते कौन किसके बारे में बता रहा है, तुगलक के पागल के बारे में बता रहा होगा, क्या कहते हैं उसका नाम, मोहम्मद बिन के बारे में। हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये तो मैंने बताया ही आपको, पागल राजा था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसी ने हरिहर बुक्का को छोड़ा था और नीचे भेजा था, और नीचे जाके उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया, ठीक है। Who among the following classical poets of the Sultanate period in India popularized कवाली। कवाली को किसने पॉपुलराइज किया था, ये तो मैंने बताया भी था आपको कि अमीर खुसरो ने किया था, जिसको तूतिया हिंद भी बोलते हैं। Who ascended the throne after the death of ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक किसका बाप था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही तो बाप था, तो उसके बाद ग्यासुद्दीन बैठ गया, बताया है ये भी। Who was the ruler of दिल्ली सल्तनत when इब्न बतूता came to India। अब भाई मोरक्को से इब्न बतूता आ रहा है, जिसको ये 5,000 रुपया भी दे रहा है, रहला किताब लिखवा रहा है उससे, उसको चीफ काजी बना रहा है, तो किसके टाइम पे है, पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। Who among the following was popularly known as the parrot of India, या तूतिया हिंद बोल लीजिए, तूतिए हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया कौन है आपका, अमीर खुसरो। Who among the following rulers appointed लद्दा एंड पीरा टू गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ये काम कौन कर सकता है, थोड़ा से क्वेश्चन अपने दिमाग लगाने वाले भी होते हैं कि इतना बड़ा कारनामा कौन कर सकता है। एक ही आदमी कर सकता है तुगलक डायनेस्टी में, कौन है वो, जो हाईली इंटेलिजेंट राजा, इनका निकम्मों का भी बाप, जो अपने आप को ये चाहता था कि वो सबसे बड़ा निकम्मा साबित हो जाए, कौन है ऐसा, केवल एक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। Who among the following was not a ruler of तुगलक डायनेस्टी। ये आप देखो कि कौन नहीं है, मैं एक मिनट कमेंट देख लूं, बहुत बढ़िया शानदार लिख रहे हो, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पागल राजा बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये कौन है, तो आप मेरे को बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक तो तुगलक ही है, ग्यासुद्दीन तुगलक उसका बाप है, बिल्कुल सही। फिरोज शाह तुगलक भी अभी हमने पढ़ा है, तो रुकनुद्दीन तुगलक क्या है, ये थोड़ी है कोई, रुकनुद्दीन फिरोज था, हमने आप याद कीजिए, वो तो इलबारी डायनेस्टी में पढ़ा था, ये नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग मोरक्कन ट्रैवलर केम, केयर नहीं है, केम आएगा, ठीक है, केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोरक्को से तो एक ही आदमी था, इब्न बतूता। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड तिमूर तैमरलेन इन्वेडेड इंडिया इन 1398। तो तिमूर भारत के अंदर 1398 में आता है, और कौन है उस टाइम पे आप देखिए, तो इस टाइम पे जो है आपका तुगलक डायनेस्टी चल रही है, और बंदा कौन बैठा है, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है दोस्त, बस यही सवाल है इसके, हो गया खत्म, वाह, चलो मैंने मैक्सिमम बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है भाई, सब हो गया कवर अपना, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये इसको बढ़िया से लेके इसको पढ़िए, है ना, यहाँ पे तो मैंने बहुत कुछ करवा रखा है कोर्स के अंदर। इसके अलावा ये हमारी बुक्स हैं, इनके अंदर सब कुछ रिटन फॉर्म में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको बस ये किताब लेनी है और इनको पढ़ना है। यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मैंने बता दिया है, आप देखो, मैं अब ये जो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी भी देखने में लगेंगी, और आपको लगेगा कि आप खुद से इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये खिलजियों का हो गया, ठीक है, हैशटैग इंपॉर्टेंट भी आगे लगा दिए, इधर तुगलक स्टार्ट हो गए, ये देखो ये आदमी का तुगलक का हो गया। फिर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप देखिए, ये रहा पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये देखो नासिरुद्दीन महमूद, फिर आगे लोदीज आ जाएंगे, ये देखो आप। तो ये सारे का सारा नोट्स वगैरह ना आपको इन बुक्स के अंदर मिल जाएगा, इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं जीवी कक्षा एप्लीकेशन से। कोर्स को भी आप जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे रखा है। फटाफट से आप लोग को कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ, तो उसके बाद सेशन को जो है हम वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कहना स्लाइड से आंसर हटा दीजिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वो मैंने आप ही लोग के लिए बनवा रखे थे कि मैं कई बार टिक वगैरह लगा देता हूँ ना, तो वो बच्चे को पता नहीं लगता है, तो कुछ लोगों का कंप्लेंट थी कि वो टिक का पता नहीं लगता। पिछली बार जब मैंने पिछले साल करवाई थी ना एक सीरीज, तो उसमें ऐसा हो रहा था, तो फिर वही है कि कुछ लोग क्या कंप्लेंट है, उसको मैं एक और सोल्यूशन करूंगा, उसको कुछ करता हूँ दिमाग में, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। लैपटॉप ऐप का मैं बता दूंगा, ठीक है।
सारे करेक्ट किए, बहुत बढ़िया आपके श्यामा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट है सर कोर्स में, थैंक यू सो मच। बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि जो जीवी कक्षा एप्लीकेशन है ना यार, अगर आपको अच्छा लगता है ना ये जो जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, ये जो है प्ले स्टोर पे आप जाना, ठीक है। इसके लिए प्ले स्टोर पे जब जाके यहाँ जीवी कक्षा एप्लीकेशन लिख के उसको प्लीज़ 5 स्टार की रेटिंग और एक पॉजिटिव कमेंट लिख दिया करो, है ना। अब क्या इतना प्रमोशंस वगैरह में मैं ध्यान नहीं दे रहा, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा कंपाइलेशन मुझे करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कोई भी टीचर नहीं करवा रहा है, जो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये इतना सा काम आप कर दीजिएगा, है ना। हर जगह पॉजिटिव रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, पॉजिटिव कमेंट्स, ये आप कर दिया करो यार, बाकी लोगों को भी बता दिया करो, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब मैं सिर्फ कंटेंट की तरफ ही ध्यान रखूंगा। ठीक है, लैपटॉप ऐप का मैं देख लेता हूँ क्या है, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ दिक्कत है। कह रहे कुछ लोग आपका चैनल हैक करवाना चाहते हैं। क्या कर लेंगे भाई, मेरा चैनल हैक करवा के क्या मिल जाएगा उससे, कुछ ना मिलने वाला। हाँ, कर रहे हैं अमन भाई, उसी पे तो काम कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे सेशंस उसमें, अभी मैं आज भी देखता हूँ, फ्री होता हूँ तो मैं डालता हूँ। आगे केमिस्ट्री के भी सेशन मैंने बना लिए, वो भी डालता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा तिमूर का कंटेम्प्रेरी मैं सारा ही बताऊंगा आपको, अभी आप टेंशन मत लीजिए। एक बारी पहले मेरे को ये दिल्ली सल्तनत खत्म करवा लेने दो, फिर एक छोटे से सेशन में या एक छोटी सी वीडियो के अंदर ना मैं बना के ही उसमें पूरा बता दूंगा कि जो मंगोल्स के बारे में काम की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। कौन किसके कंटेम्प्रेरी है, किसी ने कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ की है, मैं सारा ही बता दूंगा आप लोगों को, ताकि पेपर में कुछ छूटे ना, ठीक है। वैसे तिमूर और गेंगीज खान, चंगेज़ खान, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। क्योंकि आप देखिए जो बाबर है ना, वो अपने मदर और फादर के हिसाब से देखा जाए तो वो चंगेज़ खान और तिमूर से जो है बिलोंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली से। तो वो फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता दूंगा उनके बारे में। अच्छा, बैड एस वाला ट्रेलर देख लेना, बहुत ही मस्त है, 7 फरवरी को आ रही। ठीक है भाई, देखता हूँ मैंने देखा नहीं अभी तक। कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड हनुमान बैच वीडियो टू पेड को, डाल तो रहा हूँ यार, एंशिएंट में सारी डाल दी, मेडाइवल में भी डाल दी है। अब ये वाली जो वीडियो 2-3 है ये एक साथ डाल दूंगा, उसके अंदर टेंशन क्यों ले रहे हो। और उसके अंदर तो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ कंटेंट डाल रखा है, अब वो देखो तो सही। मैराथन ये बन जाएगी पूरी तो इसको मैं मैराथन में भी कंपाइल कर दूंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को कुछ आपसे कमाना है या कुछ आपसे छुपा के और छोड़ दूँ कि आप मेरा कोर्स ले लो या कुछ ऐसा करके। मैं जो मेरे को आता है ना मैं सब दे रहा हूँ आपको, जो मेरे को आता है सब, बस बदले में आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ लेकिन आप अपने 100% नहीं दे रहे हो, है ना। आप लाइव आओ, जितने भी लोगों देखने वीडियो को, फिर बाद में क्या हो जाता है, बहुत सारी वीडियो प्राइवेट होंगी, फिर तुम बोलोगे, चिल्लाओगे कि सर प्राइवेट होगी, हल्ला काटते रहेंगे। उनको ये नहीं पता कि कुछ वीडियोस को छोड़ के फिर प्राइवेट हो जाएंगी, फिर रोना पीटना शुरू हो जाएगा, उसका मतलब क्या है फिर। तो इसी वजह से जितने भी लोगों, आप प्लीज लाइव को मत छोड़िए, लाइव को अटेंड करते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। और दूसरा ये कि मेरे को आपकी सपोर्ट यही चाहिए कि आप सब लोग को बताएंगे इस कंटेंट के बारे में, ये सपोर्ट आपकी तरफ से ही है, एक वर्ड ऑफ माउथ जो आप ही बता सकते हो। क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं यार, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैं प्रमोशंस पे ध्यान दूंगा तो फिर ये काम आपका छूट जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। कह रहे गॉड ब्लेस यू सर, लव फ्रॉम पंजाब। ठीक है भाजी, विक्रम भाजी धन्यवाद बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ सपोर्ट करो बस सानू। बोले नहीं भूलने का क्या इलाज है, गजनी को घोल के पी जाओ तुम, है कटोरी में। नहीं भूलना एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्त, आपको कहानियां याद रह जाएंगी, है ना। मूवी नहीं भूलते हो ना। अब मैं इतनी कहानियां हूं, मैं इतना इनपुट क्यों डाल रहा हूं, मैं इस सेशन को चाहता तो 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कॉन्टेक्स्ट आपको बताता जा रहा हूं, जिससे आपको चीजें लॉन्ग रिटेंशन में रहेंगी, याद रहेंगी। आप देखो ना, आप खुद कभी भी देख लेना, जितनी चीजें मैं क्लास में बता रहा हूं ना, मैक्सिमम चीजें आपको याद रह जाती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप जबरदस्ती खुद को बोलो कि मैं भूल गया हूं तो वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर हो जाती हैं। यही हमारी खास बात है कि क्लास में ही कम से कम 70 से 80% आपको याद हो जाए, और 10-20% तो खुद पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार तो पढ़ना ही पड़ता है यार चीजों को। तभी पीडीएफ दे रहा हूं, तभी किताब बनाई है, तो उसी से कवर हो जाएगा ना सारी चीजें आपकी। अच्छा, वो 3.5 घंटे वाली मैराथन है, उसको अभी आप स्किप कर दो, अभी आप ये वाली देखो, इनकी मैं मैराथन बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं चोला वाली भी मैंने डालनी है, बच्चे बोल रहे हैं चोला वाली भी डाल दो सर, एंशिएंट हिस्ट्री भी कंपाइल करके डाल दो, मैं सब डाल दूंगा। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मेरे को भी तो टाइम मिले, मैं सब डालता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, अभी मंडे और ट्यूसडे को अपना ऑफ रहेगा। ये जितने भी लोग अभी देख रहे हो ये ध्यान रखना कि मंडे और ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, एंशिएंट की और चोला वाली जो है ना वो सारी कंपाइल करके डालने की कोशिश करूंगा, तो मंडे ट्यूसडे को अपना ऑफ रहेगा, ठीक है।
तो उस दिन जो है एंशियंट की भी पूरी मैराथन डाल दूंगा और चोला वाली भी डाल दूंगा, तो जितने भी लोग जो हैं वो उसको पूरा का पूरा रेफर कर सकते हैं। अब नए जो हैं आप समझ लीजिएगा कि नए वो बन जाएंगे पूरे के पूरे मैराथन्स, ठीक है, नए निचोड़ बन जाएंगे, तो नए निचोड़ आपके काम आ जाएंगे, और क्या चाहिए आपको। और इससे ज़्यादा तो और कोई है भी नहीं है, क्या बता देगा इससे ज़्यादा कोई। अभी रुक जाओ भाई, है ना, अभी कॉल मत करना। फिजिक्स डेली भाई, है ना, सुरेश ही हो गया आपका नाम, मैं याद हो गया। अभी रुक जाओ बस। बोलते क्या लिखा है टाइटल बताओ वीडियो का, क्या लिखा है टाइटल भाई, किस वाले की बात कर रहे हैं आप वीडियो 1 से स्टार्ट कर दीजिए ना, जो हमारा हमने तो वीडियो 1 से एंशिएंट वाली वीडियो 1 डाली है, लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दो, है ना, ऐसे ही चलते जाओ आप आगे। अभी मैराथन्स को, बाकी मैराथन्स को मत देखो, इनको देखो आप, है ना, यहाँ पे इन्हीं को ही मैं नई मैराथन में क्रिएट कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। इस मंडे और ट्यूसडे में जो है वही मैराथन ही कंपाइल करके डाल दूंगा, क्योंकि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो वही हम हर मंडे ट्यूसडे को ऑफ रखेंगे, तो वो आप ध्यान रखना। हर्ष भाई मैं क्या करूं, अगर आपने पिन कोड ही गलत लिख दिया तो किताब पूरे जीवन नहीं आपके पास पहुंचेगी, मैं क्या करूं बताओ। ऐसे आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया, मैं किस किस का देखते रहेंगे बताओ आप। फिर बच्चे हम पे भड़कते हैं, हमारा कसूर निकालते हैं, बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या क्या हैंडल करूंगा यार, आप लोग मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो। एक बार ये बस ये मेरा आखिरी का स्टॉक इन किताबों का बचा हुआ है, एक बार ये खत्म हो गया ना पूरा का पूरा, ये पता नहीं, मेरे को तो लग रहा था खत्म हो गया है, वो फिर निकल आई यार, एक और गोडाउन में पड़ी हुई थी, तो ये मेरे हिसाब से तो खत्म ही हो गया था। मैं तभी तो आप लोग को बोल रहा था, बाद में पता लगा वो बंदे ने बताया कि एक और गोडाउन में अभी कुछ और पड़े हुए हैं सेट, तो वो फिर मैं अभी दे रहा हूँ। ये एक बार खत्म हो गया ना मेरा, तो भाई मैं उसके बाद अभी नहीं छपवाने वाला, मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा। बहुत परेशान करते हैं यार बच्चे, नेगेटिविटी अलग लोगों की झेलनी पड़ती है, वो तो मैं ही हूँ जो झेले जा रहा हूँ, अब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। अब मैं यही बोलूंगा भाई, हर्ष भाई 7009754930 इस पे भेज दो, देखते हैं कि क्या होगा। दे रहा हूं उन कंपनी वालों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज, और क्या करोगे। नंबर आपको बता दिया है, रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, उस पर व्हाट्सएप कर देना बस। क्या बोला, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी रॉन्ग लिखा है, एक बार आप भी मेरे को भाई 7009754930 इस पे आप भेज देना। अगर कहीं पे भी आपको कोई गड़बड़ लगती है किसी कंटेंट में तो गोला मार के भेज देना। वैसे तो मैं 99.999% तो ठीक ही रहता है, अब कोई 0.001% हो भी सकती है ना ऊपर नीचे, बट मैक्सिमम चीजें इसमें सही ही मिलती हैं। तो अगर कोई है कहीं पे तो आप मेरे को भेज देना, ठीक है, ताकि अगले जो भी कभी भी मैं उसको करूँगा प्रिंट, अभी तो नहीं करने वाला हूँ, 4-5 महीने तो मैं रेस्ट करूँगा, है ना, तो वो प्रिंट नहीं होगी अभी, तो ठीक है आप भेज देना कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगती है। अच्छा खुशी बोल रही है मेरे को आज किताब मिल गई, मैंने बोला ही था कि सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, लेकिन लोग नहीं हट रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है, आयुष भाई मैंने बोल दिया है उनको, आप उनको व्हाट्सएप करो, मैंने बोल दिया है उनको, ठीक है, वो बोल रहे हैं मेरे को कि कभी भी वो आप जा सकते हो उनके पास, एक बार आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। मैंने बोला है, उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया है, मैंने उनको सेव तो करवाया था अभी कल परसों में ही नंबर आपका। ये बोल रहे कि अलाउद्दीन खिलजी वाला वो खली बली वाला डांस करके, भाई मैं क्या जमूरा हूं क्या मैं भाई, क्या चाहते क्या तुम लोग मुझसे, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। दोनों किताबों का प्राइस जो 899 है, ठीक है, तो वो दो किताब है, एक साइंस की है और एक जीके की है, जो कंप्लीट है अपने आप में, और वेट ज़्यादा है किताबों का, कलरफुल बुक्स हैं, तो इस वजह से प्राइस भी उस हिसाब से, किताबें छपने में बहुत पैसा लग रहा है, और 250-300 रुपये तो सिर्फ डिलीवरी के चार्जेस, आप सिर्फ 100 रुपीज़ ही चार्ज कर रहे हैं, तो वो आप पता करिए आपको मिल जाएगा। मिल गई ना, भावना को भी मिल गई किताब, बहुत बढ़िया है। अब भाई जितने भी लोगों को किताब मिलती जा रही है ना, प्लीज़ वो जो पिछली 4-5 हमारी वीडियो है उनके नीचे लिख दिया करो, मेरे को भी मिल गई, मेरे को भी मिल गई, ताकि लोगों को पता लग जाए कि सबको किताब मिल रही है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को स्कैमस्टर नंबर 1 बना दिया लोगों ने, अरे सर तो आज ही चले जाएंगे नीरव मोदी की तरह, अब ये हमारे सारे 600-700 रुपये बटोर के, 800 रुपये बटोर के, उसके बाद ये अपना बंगला बनाएंगे लंदन में जाके। भाई लकी भास्कर समझ रखा तन्ने मेरे को है। क्या करें। वेलकम भाई वेलकम। अच्छा कह रहे हैं मार्क को भी देख लें, ठीक है भाई देख लूंगा, मैं मार्क को भी देख लूंगा। सर आपको बच्चे हल्के में ले रहे हैं, अरे लेने तो अभी देखना, जब पेपर आएगा ना उसके बाद तुम सब बताओगे खुद उन बच्चों को कि भैया कितने क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए हैं। अभी तक तो मैं ही बता रहा था कि ये देखो ये भी हमारे कंटेंट से आया, वो भी हमारे कंटेंट से आया, है ना, तो अब आप ही बताओगे, अब आप हो मेरे साथ, है ना, आप खुद बताओगे हर बच्चे को कि ये देखो इस आदमी ने पढ़ाया था, ये रहा प्रूफ, खुद गोले मार के बताओगे आप, है ना, क्योंकि अब आपको भी तो पता लग जाएगा कंटेंट कौन सा कहाँ लिखा है।
जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप खुद देखना, आप खुद बच्चों को बताओगे गोले मार मार के, और मैं चाहता हूं कि आप बताइए और सोचो अगर आपने ये काम किया तो आपका तो सिलेक्शन 100% हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कोई रोक सकता, क्योंकि मैं ये घोल के तुम्हारे दिमाग में इतना घुसा दूंगा ना इस चीज को, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और तुम खुद बच्चों को बताओगे कि ये देखो ये क्वेश्चन का उत्तर वहां है, ये वहां है, ये वहां है। ऐसे तुम्हें टिप्स पे हो जाएंगी चीजें, टेंशन मत लो भाई। रेलवे की मैराथन अलग से क्या कर लोगे बताओ? ये कंटेंट के ऊपर ही मैं अगर रेलवे लिख दूंगा तो आप रेलवे के लिए देखने आ जाओगे। वो चू बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है ना। टूटिया बना रहे हैं वहां पे, चू नहीं बोला भाई मैंने, टूटिया। ठीक है, तो तू तक तूतिया कोई कितना भी बना ले उसका कोई सेंस है नहीं है। ठीक है, तो यही कंटेंट है रेलवे में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रेलवे वालों की औकात नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ पूछ ले। क्या पूछ लेंगे वो, मैंने जो बनाया है सब रिसर्च करके ही बनाया है, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, आप लाइक शेयर सपोर्ट करते रहो। अब हम कल जो है सैयद और लोधी दोनों पढ़ लेंगे, मैंने शेड्यूल कर रखी है वीडियो। सैयद में कुछ है नहीं है, 2-4 पेज होंगे वो बता दूंगा। मेन तो लोधी है, तो लोधी को पढ़ के फिर इस सेशन को जितना भी है आपका दिल्ली सल्तनत वाला खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए, बाकी दोस्तों को बता दीजिए। अगर वीडियो प्राइवेट हो गई तो बाद में नहीं देख पाओगे, तो प्लीज वीडियो को टाइम पे देख लो। ओके भाई, 26 जनवरी को दीपक खरीदी है तो टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे दोस्त जाके देख लो, सब डाल दिया है। टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे देख लीजिए, वहां सब कुछ डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबकी ट्रैकिंग लिस्ट डाल दी है, प्लीज जाके देखो टेलीग्राम पे। धन्यवाद धन्यवाद रिचा, धन्यवाद सबको। ओके बाय।